ठीक है, तो सॉरी, रिकॉर्डिंग आज 10 मिनट बाद गलती से शुरू हो रही है, लेकिन अब हम रिपीट नहीं करेंगे। तो हम पेज नंबर 163 में नीचे से दूसरी अनुभूति पे हैं, है ना। तो इस स्थिति में निरंतर तृप्ति, समाधान और विश्राम का अनुभव है। ये चीज बार बार पहले भी आई है, दोबारा रीइंफोर्स कर रहे हैं। लोकेशना ही श्रेष्ठ एषणा है। तो अब इसमें क्या करें कि मानव, देव मानव, दिव्य मानव। तो मानव में 3 एषणाएं, देव मानव में 1 एषणा और दिव्य मानव एषणा मुक्त। ये जो है ये कैटेगराइजेशन रखा गया है मध्यस्थ दर्शन में। तो इन तीनों एषणाओं में से भी लोकेशना जो है वो श्रेष्ठ एषणा बता रहे हैं, है ना। पुत्रेषणा और वित्तेषणा से भी लोकेशना श्रेष्ठ एषणा है। तो मुझे जागृति के अर्थ में, व्यवस्था के अर्थ में पहचाना जाए, इसको लोकेशन परिभाषित किया गया। देव मानव स्वयं की जागृति को प्रमाणित करने में मानवीय परंपरा का पोषण और संवर्धन करने के लिए जन बल और धन बल का नियोजन करते हैं। यही है जन बल जो है, जन बल का नियोजन जो है वो उसको पुत्रेषणा कहा, है ना। और धन बल जो है वो व्यवस्था के अर्थ में लगे, उसको वित्तेषणा कहा। और मुझे जागृति के अर्थ में, व्यवस्था के अर्थ में पहचाना जाए, इसको लोकेशना का। तो यही यश का कारण व स्वरूप है। तो मुझे परंपरा का पोषण और संवर्धन करने के अर्थ में पहचाना जाए, ये यश है। इसकी सार्थकता मानव परंपरा में व्यवस्था सार्वभौमिकता के रूप में होना है। इसके फलन में अखंड समाज का ख्याति होना आवश्यक है। इसके रिजल्ट में अखंड समाज ही निकल कर आएगा। अगर आखिर में ये नहीं निकल कर आ रहा है और कोई लग भी नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं पे इसका मतलब यह है कि अभी रास्ता जो है वो पूरी तरह से समझ में नहीं आया है अभी गैप। लोकेशना अर्थात जागृत मानव परंपरा को लोकव्यापीकरण करने के क्रम में यश का स्वीकृति है ना। यही चीज हमने अभी बोली थी। यश का तात्पर्य जागृति की स्वीकृति, सह अनुभूति, अनुकरण क्रिया है। तो मानवीयता के विरोधी जितने भी कायिक, वाचिक, मानसिक क्रियाकलाप है, उनसे मुक्त रहना है। तो क्रियाकलाप जो है वो हमने देखा ही था पहले, कायिक, वाचिक, मानसिक और कृत, कारित, अनुमोदित। इस तरह से जो है वो 6-9 तरह से कर्म करता है मानव। तो एक इंडिविजुअल लेवल पे जब हम बात कर रहे हैं तो कायिक, वाचिक, मानसिक क्रियाकलाप हम सब इंडिविजुअल लेवल पे करते ही हैं, इनसे मुक्त रहे, इस तरह की इशारा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 अनुभूतियां जो है हमने अभी पिछले 15 मिनट में उनकी बात कर ली। अब इसी का थोड़ा स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि चारों विषय इंद्रिय तृप्ति से सीमित है। तो इंद्रियों से ही सुख पाने का प्रयास जो है वो विषयों से वही हो रहा है। स्थूल शरीर मात्र की मृत्यु निश्चित है, मतलब शरीर नश्वर है, इसी को दूसरी भाषा में कह रहे हैं। स्थूल शरीर जो है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए विषयों से प्राप्त सुख की निरंतरता नहीं। तो जब शरीर ही नहीं है तो उससे मिलने वाले सुख की भी निरंतरता नहीं है। मतलब एक चीज ये जो है ना, मुझे लगता है कि ये अपने में धीरे धीरे एक्सप्लोर करने की बात है। जैसे रजत भाई ने कहा था कि इसके, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी सेशन के शुरू में, जो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, कि इसके केपीए केआरएस कैसे निकल करके आएंगे, की रिजल्ट एरियाज कैसे निकल कर आएंगे कि भैया यात्रा मेरी ठीक से चल रही है कि नहीं चल रही। तो मुझे लगता है कि धीरे से जो है ना, एक ये वाला जो पॉइंट है इसको देख पाते हैं कि मैं जब अपनी जिंदगी जी रहा हूं, तो उस जिंदगी को जीने में मैं कोर में हूं, मैं सेंटर में हूं, इतना मेरे को कब तक लगता था। और क्या कोई ऐसी स्टेज आती है कि मैं अपने आप को पूरी व्यवस्था के साथ में और पूरे अस्तित्व के साथ में जुड़ा हुआ सा पाता, इन द सेंस कि 500 साल बाद मैं धरती पर नहीं होऊंगा, लेकिन कोई तो मानव जाति के लोग होंगे धरती पर 500 साल बाद। वो लोग भी ठीक से रह पा रहे होंगे कि नहीं रह पा रहे होंगे, क्या इस तरफ मेरा ध्यान जाता है कि नहीं जाता? हमारा जीना उनके जीने को किस तरह से प्रभावित करेगा, क्या इस तरफ मेरा ध्यान जाता है? मैं जो कर रहा हूं इसका 500 साल बाद भी क्या फर्क पड़ेगा, क्या मैं उस चीज को विजुअलाइज कर पाता हूं कि नहीं कर पाता? ठीक। तो
इसमें हमने अभी तक परंपरा में रजत भाई क्या हुआ, जैसे आपने सवाल रेज कर दिया, तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे हम बात करते हैं, जितना ध्यान जाता है उसको मैं अपनी तरफ से जो है रखता जाऊंगा। अभी तक परंपरा में ना मूल्यांकन दूसरे लोग करते हैं। जैसे कि एक स्टूडेंट है तो उसका मूल्यांकन टीचर कर रहा है, हम ऑफिस में काम करते हैं तो हमारा मूल्यांकन हमारे मैनेजर्स करते हैं, हमारा सीईओ करता है, हमारे सीनियर्स करते हैं, इस तरह से मूल्यांकन करते हैं। यहाँ पर जो है ना मोस्टली मूल्यांकन जो है वो स्व मूल्यांकन की तरफ इशारा किया। ठीक है, तो मेरा ध्यान कितना जा रहा है, ये अपने में एक चेंज देखने का एक बड़ा अच्छा इंडिकेटर है। और मेरे साथ में पर्सनली क्या हुआ, मैं आपके साथ में शेयर कर सकता हूँ। पिछले 7-8 साल में मेरे जिंदगी के जितने भी कार्यक्रम बनते थे, जितनी भी दिनचर्या बनती थी, मोस्टली जो है ना, मैं और मेरा परिवार ठीक से जीते रहे और हम किसी दूसरे का नुकसान ना करें अपराध के रूप में, इतने तक विचार पक्ष ज्यादातर सीमित रहता था, है ना। हम ठीक से जी रहे हैं, हमारी सुविधाओं में किसी तरह की कमी ना आए, है ना, मतलब पैसे भी बढ़े, घर भी बढ़े, सब लोग स्वस्थ भी रहे, सुविधाएं बढ़े, ठीक है, और हम वैसे जो है बैलेंस्ड तरीके से भी जीते रहे। अब 1000 साल पहले क्या था, 500 साल पहले क्या होगा, ये कल्पना में नहीं आता था। आज की डेट में मैं ऐसा सत्यापित कर सकता हूँ अपनी तरफ से, ऐसा घोषित करके मुझे लग रहा है कि मैं ऐसा कहने की स्थिति में हूँ कि अब काफी सारा विचार पक्ष जो है वो इन चीजों के साथ में रिलेट होता है अपने विचार में। तो कहीं ना कहीं भी विचारों का फैलाव हुआ है, वो अखंडता की तरफ बढ़े हैं। ये अपने में एक काफी तृप्तिदायक महसूस, तो मुझे तृप्ति हो रही है। इसका मूल्यांकन या इसका इंडिकेटर दूसरा देगा, वो एक स्थिति हो सकती है, लेकिन मुझे खुद को पता चलता है ये सबसे पहला, है ना। तो ये आप अपने में भी देख सकते हैं धीरे धीरे करके कि अब आपके विचारों में व्यवस्था के जो चित्रण बन रहे हैं, अभी तो इट इज स्टिल अर्ली डेज, लेकिन जैसे जैसे बढ़ेंगे तो पहले क्या होता था मन में और अब क्या होता है, वो वाला जो हम एक डिस्टिंक्शन देख पाते हैं, उसमें अगर लगता है कि भाई हाँ ठीक तरफ गाड़ी जा रही है, तो वो अपने में एक तृप्तिदा है। शिल्पा दीदी आपने हैंड रेस किया। हाँ भैया, मैं पूछ रही थी जैसे इसमें है कि देव मानव की बात बताई, तो हम्म। मतलब दिव्य मानव तो एक तरह से संन्यास टाइप हो गया ना, मतलब जैसे उसमें फिर लोकेशना भी नहीं है, पुतेशना वित्तेशना कुछ नहीं है, तो वो संन्यास ही इंगित कर रहे हैं या नहीं ऐसा कुछ दीदी, बोला अभी नहीं है ना, बाबा अभी जी ने? देखिए, अब संन्यास शब्द जो है ना, उस ये संन्यास एक शब्द है, इसको आप कैसे देखते हैं, तो काफी बार परंपरा से जो हमने संन्यास सुना है, उससे हमारे मन में जो इमेज बनता है ना, वो बनता है कि सबसे डिटैच हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पर भ्रम से डिटैच होना है, व्यवस्था से अटैच्ड रहना है। जागृति का मतलब व्यवस्था समझी है और मैं व्यवस्था समझा सकता, इसकी परंपरा बन जाए, है ना। तो डिटैच होके ये वाला काम नहीं होने वाला है। जंगल में जा गए, चले गए, आंख बंद कर ली, बोलना बंद कर दिया, अब इससे क्या किसी को हम जागृत कर पाएंगे, है ना। बाबा जी ने इसकी अच्छे से समीक्षा की है कि आदमी मौन व्रत धारण कर लिया और आंख बंद कर ली और अब कुछ बोल नहीं रहा है, तो उसकी जितनी सारी समझ थी, उस सब समझ का समाज को क्या मिला, है ना। हाँ भैया, मतलब मेरा एक्चुअली मतलब था कि जैसे उसमें पुतेशना भी नहीं है, वित्तेशना भी नहीं है, लोकेशना भी नहीं है ना, हाँ, इसलिए मैं पूछ रही थी कि हाँ, तो हाँ, तो क्या रहता है कि अभी तक दिव्य मानव से पहले वाली स्थिति जो है ना, उसमें क्या था कि हम कुछ कर रहे हैं या मानव कुछ कर रहा है और रिटर्न में किसी चीज की एक्सपेक्टेशन भी है। अमानवीयता में सुविधा की, भोग की जो है एक एक्सपेक्टेशन रहती है। मानव पद में, मानव में जो है 3 ऐशनाओं की एक्सपेक्टेशन है। देव मानव में लोकेशना की एक्सपेक्टेशन है। दिव्य मानव की एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं है, करने के रूप में समान है। ठीक है, तो मानव भी जो है, जागृत मानव भी, वो भी उपकार विधि से जी रहा है, देव मानव भी उपकार विधि से जी रहा है, दिव्य मानव भी उपकार विधि से जी रहा है। इन रिटर्न जो है, जो मानव है, वो पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेशणा के साथ में बना हुआ है। देव मानव लोकेशणा के साथ में बना हुआ है। दिव्य मानव को इन रिटर्न कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, वो करके तृप्त है।
किसी को यश आया तो भी ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, करके तृप्त हो रहे। ये वाली जो है ना वो एक स्थिति बनी। तो ये धीरे-धीरे करके दीदी सेट होगा। अभी मतलब ये सिर्फ ये मानकर चले कि हाँ, ये मानव से देवपद बेहतर, देवपद से दिव्य पद जो है वो बेहतर है, एडवांस्ड है, श्रेष्ठ है, और इसको धीरे-धीरे समझेंगे कि क्या है। तो जैसे भैया कहते हैं कि सब कुछ क्रम से होता है, तो बिल्कुल। अगर जैसे सपोजिंग हम मदर टेरेसा को देखें तो उन्होंने सिर्फ सेवा करी, मतलब और कुछ भी नहीं किया, तो कैसे क्रम, मतलब आई गेस वो पहले की जीवन यात्रा का क्रम है। हाँ, तो मतलब अभी क्या हुआ दीदी कि मोस्टली जो है ना दूसरों के लिए कुछ करना है अभी तक परंपरा में, और इसको मैं अपने में भी देख पाता हूँ दीदी। मेरे को ये धीरे धीरे करके मतलब मैं इसकी स्पष्टता बनी है, आप भी अपने में जांचें। अभी तक ना परंपरा में दूसरों के पास में किसी भौतिक चीज की कमी है, वो दे देना जो है ना वो उसको एक श्रेष्ठ काम है। कोई गरीब आदमी है उसको खाना खिला दिया है ना, किसी के पास में कपड़े नहीं है उसको कंबल बांट दिए, सर्दी लग रही थी, किसी के पास में घर नहीं है तो उसको घर बनवा के दे दिए, है ना, किसी के पास में नौकरी नहीं है तो उसको नौकरी लगवा दी, है ना, तो शिक्षा करवा दी कि भैया ये बड़े होके बच्चे जो है इनकी अपनी नौकरी लग जाए, ये अपना पैसा कमा पाए। मोस्टली जो है ना किसी के लिए कुछ करना, वो शरीर स्वस्थ बना रहे और सुविधा के लेवल के ऊपर वो जी पाए, इतने तक जो था वो काफी विचार पक्ष चलता था। अभी बाबा जी जो है ना वो एक नया डायमेंशन खोल रहे हैं बिल्कुल, जिसकी मेरे को कम से कम पहले क्लैरिटी नहीं थी कि भैया ये आदमी के पास में पैसा आ गया और समझ नहीं आई, ये बहुत खतरनाक काम होने वाला है। ये जितनी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ये इसीलिए हो रही है कि आदमी पढ़ लिख गया है, पढ़ लिख के उसने बड़ी सारी टेक्निक्स डेवलप कर रही हैं, सुविधाएं बना ली हैं, समझ नहीं बढ़ाई है, सुविधाएं भोगने लग गए। हर सुविधा के पीछे नेचर की आवश्यकता रहती है, तो नेचर का ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, यही ले दे के ग्लोबल वार्मिंग और रिसोर्स डिप्लीशन की तरफ जा रहा है। तो बाबा जी ने उपकार को शरीर का ध्यान रखने से या भौतिक चीजों का ध्यान रखने से बड़ी चीज बताया, है ना। उपकार मतलब समझ, समझ मेरे से दूसरे तक चली जाए, है ना, जागृति का मल्टीप्लिकेशन हो पाए, इसको उपकार कह रहे हैं, है ना। गरीबों को खाना खिलाया, मतलब उनके लिए आश्रम बनाया, ऐसा नहीं कह रहे कि ये वाला काम करने की जरूरत नहीं है, ये भी करने की जरूरत है, लेकिन इनसे धरती ठीक हो जाएगी ऐसा होने वाला नहीं। बहुत बढ़िया भैया। भैया नमस्ते। नमस्ते भैया, नमस्ते। भैया यहाँ पर एक ऐसा बात आता है कि एक शब्द आता है तृप्ति बिंदु। प्रति तृप्ति बिंदु। तृप्ति बिंदु। तृप्ति बिंदु, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। जैसे ईशना का ऐसे बता रहे थे कि अब वो कौन से पद में किससे तृप्ति होगी जाके हमारा, हाँ जी। तो यहाँ पर काम करेगा वो शब्द, जैसे मैं एक जाके तृप्त कहाँ पर होता हूँ। हाँ मतलब मेरे को लग रहा है कि जो आप लिंक करने की कोशिश करें बड़ा अच्छा है। ये देखिए जो आप कर रहे हैं ना यही अपने में शोध वाला काम है कि हाँ ये क्या तृप्ति बिंदु इन तीनों चीजों से भी रिलेट होता है। तो आप जैसा कह रहे हैं मेरे को भी लग रहा है भैया कि इसको थोड़ा थोड़ा ऐसा रिलेट कर सकते हैं कि मानव जो है वो उसका तृप्ति बिंदु जो है वो पुत्रेषणा, वित्तेषणा और लोकेषणा इन तीनों से रिलेटेड है ना। धन बल कामना भी है, यश बल कामना भी है, जन बल कामना भी है ना। तो ये इन सबको ये सब होता है और मैं उसको व्यवस्था के अर्थ में लगा पाता हूं, इससे मानव तृप्त होता है ना। फिर देव मानव की बात आई, वो लोकेशना से तृप्त हो रहा है, और दिव्य मानव जो है वो ऑलरेडी तृप्त ही है, ऐसा कह सकते हैं। तो ये बढ़िया हो गया भैया जिस तरह से आपने बताया। तो उसका वो ऑलरेडी अपने तृप्ति बिंदु वाले पॉइंट का है, वो तृप्त ही है, ठीक है। तृप्त ही है इन द सेंस कि व्यवस्था बन ही चुकी है, और व्यवस्था बन चुकी है और बनी रहेगी ऐसा भी अपने में विश्वास आ रहा है, क्योंकि जागृति की मल्टीप्लिकेशन जो है वो हो गई है, हमको समझ में आ गया है, तो चीजें ठीक ही रहेंगी। जैसे अपने घर में सब कुछ ठीक चल रहा है तो हम तृप्त महसूस करते ही है भाई। हाँ सबको नो, सब पढ़ भी गए, सब अच्छे से काम भी कर रहे हैं, कोई अपराध भी नहीं कर रहा, एक दूसरे को भी तंग नहीं कर रहा, किसी चीज की कमी भी नहीं है, हमें लगता है कि हाँ यार हम तो तृप्त है ना। तो दिव्य मानव जो है वो
वो पूरे अस्तित्व को और पूरी धरती को देखते हुए वो तृप्त है कि भैया हाँ सब चीजें ठीक है, बढ़िया हो गया, ऐसा कह सकते हैं भाई। ठीक लग रहा है ऐसे? जी भैया। है ना? अभी जो मानव है शायद तो ये अच्छा है ध्यान भैया, ये मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मैंने भी कभी इसको इस तरह से नहीं सोचा था शैलेंद्र भाई, लेकिन ये मतलब इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो हम लोग जैसे अगर हम मानव पद में पहुंचे, मतलब मानव होंगे, अभी तो हम ऐसा भी कह नहीं रहे कि हम मानव पद पे पहुंचे, अभी तो हम समझ ही रहे हैं। तो एक अपने में ये लगता है कि हम सब संबंधों में तृप्ति पूर्वक जी पाए, है ना, आसपास के लोग समझदार हो जाए, लगता है कि ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, यही अपने आप में काफी सेटिस्फाइंग सा रहेगा, है ना। तो हमारे पास में जो जितना धन है और जितने लोग हैं, हम सब मिलके भैया यही कर ले, ये अपने आप में जो है वो एक एक स्थिति बनती है इसमें, है ना। और ये कर जाएंगे तो बढ़िया रहेगा यार, हमने तो अपने धन का सदुपयोग किया, अपने तन का सदुपयोग किया, अपने मन का सदुपयोग किया, चीजें ठीक हो गई, ये अपना तृप्ति बिंदु, है ना। फिर किसी किसी के मन में ऐसा भी आ सकता है, अगर मैं नाम लेके बोलूं जैसे सोम भैया, भैया सिर्फ अपने घर में ठीक हो जाए ये पर्याप्त नहीं है। एक 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 बड़े वर्ग के साथ में, बड़ी संख्या के साथ में ठीक करेंगे, तब जो है ये एक ज्यादा अच्छे तरीके से प्रूव होगा, तब व्यवस्था के अर्थ में प्रूव होगा। इस चीज को यूनिवर्सिटी में भी लेकर जाने की जरूरत है, इस चीज को मंत्री जी के पास भी ले जाने की जरूरत है ना। और फिर आप बात रखते हैं और मंत्री जी मान भी जाते हैं और वाइस चांसलर मान भी जाते हैं, यूजीसी मान भी जाता है और फिर कोर्स में लेकर आता है और फिर चीजें ठीक हो रही होती हैं। ये एक दूसरे लेवल का तृप्ति बिंदु है ना। और फिर इस सब मेहनत से एक हो गया कि भाई सब हो गया बढ़िया से, अब तो सब ठीक चल ही रहा है, वो भी एक तृप्ति बिंदु बनता है। तो इस तरह से जितना मैं समझ रहा हूँ भैया, इतने से देखने से मेरे को क्लियर हो लग रहा है आपको। ठीक है शिल्पा जी दीदी, भैया, और कुछ है? बढ़िया भैया, थैंक यू। हाँ जी शिल्पा दीदी, फिर से हैंड रेस किया आपने। हाँ, मैं एक्चुअली पूछ रही थी, मेरे को वो ध्यान आता रहता है अक्सर कि पहले हमने प्रारब्ध पढ़ा था एंड मुझे बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा था, बट आई थिंक उसमें ऐसा ही है ना कुछ कि कुछ हाँ बिल्कुल कि बिल्कुल। मतलब हमारी जो एक यात्रा की तृप्ति है उसका एक लिमिट भी रहती है, मतलब शायद हाँ, तो अभी मैं उसको खोलूंगा नहीं क्योंकि फिर हम उसमें थोड़ा डाइवर्ट हो जाएंगे। उसको प्रारब्ध को दोबारा से पढ़ के आप अपने में लिंक कीजिए, उसको निकलिए, इधर किसी चैप्टर में था कुछ पेज पहले। बढ़िया, तो आगे चलते हैं। मानवीयता पूर्ण परंपरा सहज उद्देश्य से प्रयास, प्रयास भेद से साधनों का उपयोग सदुपयोग, उपयोग सदुपयोग भेद से फल, फल से प्रयोजन, प्रयोजन से उद्देश्य सफल होना पाएगा, यही जागृति पूर्ण जीवन परंपरा चक्र है। ठीक है, तो इसको अभी ऐसा पढ़ के ही छोड़ देते हैं। एक तो साइक्लिक सा लिंकेज है, अपने में देखिए कि कितना लिंकेज बन सकता है, बनता है इसमें। इसको देखते हैं अभी। समस्त साधनों की गणना अंतरंग और बहिरंग भेद से है। तो इसको एक तरह से इंटरनल रिसोर्सेज एंड एक्सटर्नल रिसोर्सेज, या आउटर रिसोर्सेज एंड इनर रिसोर्सेज, उस तरह से जो है वो बताया गया है। या इनर मीन्स एंड आउटर मीन्स ऐसा करके बोल सकते हैं, नॉन फिजिकल मीन्स एंड फिजिकल मीन्स ऐसा करके भी बोल सकते हैं। तो बहिरंग साधन क्या हुआ? शरीर व उससे उत्पन्न या उत्पादित समस्त वस्तुएं बहिरंग साधन है ना। तो हमारा शरीर भी बहिरंग साधन है, और शरीर से हमने खेती की, शरीर से हमने कुर्सी बनाई, शरीर से हमने कार बनाई, शरीर से घर बनाया, मतलब हमने, मतलब सब सब मानवों ने मिल करके, ये सब जो है ये बहिरंग साधन है, एक्सटर्नल मीन्स। फिर अंतरंग साधन जो है, जीवन को अंतरंग साधन बोला गया। मन वृत्ति चित्त बुद्धि वो उससे उत्पन्न संकल्प इच्छा विचार आशा अंतरंग साधन है ना। अब इसमें आत्मा शब्द नहीं आया है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है ध्यानाकर्षण के लिए, कि मन वृत्ति चित्त बुद्धि को अंतरंग साधन कह रहे हैं, है ना। तो साधन किसी के होते हैं, साधन पे किसी का ऑनरशिप रहता है, किसी का स्वामित्व रहता है। तो एक्सटर्नल साधन जितने भी हैं, शरीर और बाहर की वस्तुएं, और ये अंतरंग साधन मन वृत्ति चित्त बुद्धि, इन सब पे स्वामित्व आत्मा का है। आत्मा मतलब आत्म, मैं जो हूं, मैं भी तो कुछ हूं, मैं और ये ना,
अनुभव दर्शन के पहले पेज पे ही बाबा जी ने बड़े अच्छे से, बड़ा एक रिवीलिंग सा स्टेटमेंट है कि हमने पूरा दर्शन पढ़ लिया, अनुभव दर्शन तो फोर्थ जब पढ़ेंगे तब आएगा, उसका बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग अनुभूति है शुरू शुरू में ही, कि अब मैं और मेरा का डिस्टिंक्शन करना है, मैं और मेरा में भेद स्पष्ट करना है। तो अगर कुछ मेरा है तो कुछ मैं भी होगा, तो मैं और मेरा में क्या क्लैरिटी बनती है? तो शरीर मेरा है, मन मेरा है, विचार मेरे हैं, चित्त मेरा है, बुद्धि मेरी है, तो ये सब मेरे हैं, तो मैं क्या हूं? तो जो आत्मा है वो मैं, है ना? तो साधन जो है वो मेरे हैं, सब कुछ जो है वो आत्मा का ही साधन के रूप में है। तो इसलिए यहाँ पर वो आत्मा को साधन के रूप में नहीं डिफाइन करता, है ना? ये मुझे लगा कि इसको मैं हाईलाइट करता हूँ थोड़ा सा। सीमा दीदी पहले हैंड रेज किए थे, बताएं दीदी। हाँ भैया, मुझे मुझे जो फर्स्ट रीडिंग में लगा मैं शेयर करती हूँ। देखिए मैं बताइए। ठीक सोच रही हूँ। हाँ जी जैसे साधन और साध्य दो शब्दों को लें तो जी। ये सभी साधन जो अंतरंग साधन है वो साध्य की तरफ ले जा रहे हैं। तो क्या हम आत्मा को साध्य मान सकते हैं कि अल्टीमेटली तो हम अनुभव ही चाहते हैं ना, और आत्मा ने अनुभव मुख होना चाहते हैं, और आत्मा में ही वो अनुभव होगा। तो ये सब साधन जो है उस साध्य की तरफ ले जा रहे हैं। क्या इसको इस सिंपल लैंग्वेज में ठीक माना जा रहा है? तो साध्य है दीदी जिसको पाना है ना? जी जिसको पाना है, मतलब व्हाट इज टू बी अचीव्ड। करेक्ट। तो क्या मुझे आत्मा को पाना है? क्या हम ऐसा कह रहे हैं? मुझे ये तो स्टेटमेंट थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है ना। अनुभव, आत्मा हाँ में अनुभव, हाँ, तो आत्मा आत्मानुमुख में, होना है। हाँ, तो आत्मा में अनुभव को पाना है, आत्मा को नहीं पाना है। हाँ आत्मा तो है ही और हाँ अनुभव भी सबको होगा ही, पर हाँ मेरा मतलब ये साधनों की जो, अगर हम देखें कि ये साधन जो है वो साध्य है आत्मा में अनुभव के, इतना ये एक लाइन ठीक है। हाँ बहुत हाँ अभी बिल्कुल, लेकिन क्योंकि वो मैं और कंफ्यूज हुई। नहीं आप नहीं 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 नहीं, नहीं तो इसको ना आगे देखिए। आगे की अनुभूति में और क्लियर क्लियर हाँ, वो दीदी ने लिखा गया आगे वाले को ही पढ़ के बोला है। है, मुझे लग रहा है आगे जो साध्य आने वाला है ना? तो लेकिन दीदी हो क्या रहा है कि पाने वाला कौन है? वो पाने वाला मैं हूं, उसको आत्मा कह रहे हैं, है ना? अब मैंने पाना किसको है? जागृति को पाना है। तो मैं और जागृति दो अलग अलग चीज है, ऐसा देखें। मतलब मैं तो हूं ही, एक भ्रमित मानव में भी आत्मा तो है ही, है ना? अनुभव नहीं है, ठीक है? तो उसके लिए मन एक साधन है, वृत्ति एक साधन है, चित्त एक साधन है, बुद्धि एक साधन है। आत्मा को साधन के रूप में नहीं लिखा है यहाँ पर। मैं सिर्फ उसी चीज को हाईलाइट कर रहा था कि आत्मा साधन नहीं है, आत्मा तो वही है जो जो इन सब साधनों का उपयोग सदुपयोग कर, बस इतनी सी जो है वो बात कर। ठीक है, शिल्पा दीदी ने भी हैंड रेस किया था। हाँ भैया, मैं एक्चुअली सोच रही थी कि जैसे सपोजिंग मैं जो थॉट्स चाहती हूँ कि मेरे में आए वो ही नहीं आ पाते हैं, तो मतलब तो क्या मतलब आत्मा सॉरी विचार ही नहीं कर, मतलब कैसे समझूं मैं इस चीज को? मतलब ऐसे ही मेरा ध्यान जा रहा था इन चीजों पे, मन वृत्ति चित्त बुद्धि, कि मतलब जो मैं चाह रही हूँ मतलब थॉट्स भी वैसे नहीं आ पाते हैं। मतलब करने की तो बहुत दूर की बात है कि जो हम चाहते हैं करना वो अक्सर नहीं कर पाते हैं। जैसे हमने सपोजिंग एक बिहेवियर सोचा कि अब से हम जैसे मैं गुस्सा नहीं करूंगी, बट हो जाता है। तो और जैसे थॉट्स भी मतलब किसी भी तो तरह कोई के बात नहीं आते दीदी, हैं। कोई बात नहीं। ये तो जिसको कहते हैं ना, मुझे लगता है कि ये इसमें ना वो सतर्कता, ये पीछे अभी आया था ना, ये वाले शब्द भी काफी इंपॉर्टेंट है दीदी। ये तो एक तो ना, मतलब वो बाबा जी ने बड़ा सिंपल बनाया है हम सब के लिए। ये सतर्कता, सजगता और सहजता, ये क्या है? तो सतर्कता जो है ना, ये है एक तरह से, अगर हम इसको देखें, अलर्टनेस। ठीक है, तो अभी आप ना कम से कम ये वाली जो भाषा बोल रही है कि मैं जिस तरह के विचारों को डायरेक्शन देना चाहती हूँ वो नहीं दे पा रही हूँ, ये भी एक पीड़ा का कारण बन रहा है। सेंटेंस बड़ा छोटा सा है। ये वाली भाषा मेरे ख्याल से आज से 3 साल पहले आपके पास में थी ही नहीं।
मेरे पास में तो नहीं थी ये वाली भाषा आज से 7-8 साल पहले तक, कि मैं अपने विचारों को कहीं पे डायरेक्ट करना चाहता हूँ और वो नहीं कर पा रहा। तो शुरू का टाइम जो है ना, अपना ये लगता है कि हमारा ठीक और गलत में थोड़ा एक क्लैरिटी सी बनती है। हम जीते हुए अपना नेचुरल बिहेवियर में जैसे थे वैसे कुछ कर जाते हैं, लेकिन सतर्कता जैसे जैसे बढ़ती है, उसमें पहला काम ये होता है कि कम से कम फ्लैशबैक में जा पाते हैं, हम प्लेबैक में जा पाते हैं, हम एक्शन रिप्ले करके देख पाते हैं कि भैया आज सुबह मेरे से ठीक नहीं हुआ, कम से कम इस तरफ तो ध्यान जाता है। जब कर रहे थे तब ध्यान नहीं गया, तब गलती से हो गया सो हो गया। आधे घंटे बाद, आधे दिन बाद, कम से कम प्लेबैक करते टाइम जो है ना, रिव्यू करते टाइम ये ध्यान जाता है जिस चीज को, कि भैया अरे यार ये तो ठीक नहीं हुआ, है ना। तो ठीक नहीं हुआ, फिर हम उसको रिव्यू करते हैं, तो इसको सतर्कता कह रहे हैं, है ना। जैसे सिक्योरिटी गार्ड होता है ना, उसको हम कहते हैं कि सतर्कता के साथ में सिक्योरिटी गार्ड ने काम करना है, चौकीदार ने काम करना है, कि कौन आया कौन नहीं आया, जो आने वाला है जिसको अलाउड है वही आए। तो इसी तरह से हम अपने विचारों की तरफ भी सतर्कता से देखते हैं कि भैया कौन सा आ रहा है कौन। ये पहला काम होता है शुरू करने वाला, है ना। जब तक हमारे पास में मध्यस्थ दर्शक वाला कंटेंट नहीं था, हमारे को इस ऐसा कोई प्लेटफॉर्म या ऐसी कोई फ्रेमवर्क भी नहीं था कि हम इस सब चीजों को देख पाए। तो अभी क्या कह रहे हैं, पहले सतर्कता पूर्वक बिहेवियर होता है, फिर सजगता पूर्वक बिहेवियर होता है। सजगता पूर्वक, हाँ अब मैं अलर्ट ही रहता हूँ, है ना। जैसे आदमी सोता सजगता है, क्या होता है भैया? सजगता जागा हुआ, सजगता के मूल में जागा हुआ जो है वो आ गया। तो आदमी सोते हुए में जो है वो एक तरह से किसी स्थिति में रहता है, लेकिन जागा हुआ रहता है तो वो ही इज मोर अवेयर, ऐसा हम कह सकते हैं ना। तो मैं आई बिहेव विद अवेयरनेस, ठीक है। तो दिस इज ए बेटर स्टेट देन सतर्कता। और फिर तीसरी आती है सहजता, बिल्कुल नेचुरली। अब ना मेरे को सोचना है ना अलर्ट रहना है, मैं तो नेचुरली ही ठीक ही विचार आ रहे हैं, ठीक ही व्यवहार हो रहा है, क्योंकि मूल में व्यवस्था जो है वो, समाधान जो है वो अपने में आ चुका है ना। तो ये अभी अभी हम अपने विचारों से संतुष्ट नहीं है, ये एक सतर्कता वाली स्थिति है। यदि ये अच्छी बात है, मतलब कम से कम हमारा इस तरफ ध्यान जाता है कि यार मैं मेहनत इतना किया है, लेकिन अभी भी जो है वो मतलब किसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना था, वो नहीं बढ़ पा रहा। फिर हम इसमें और शोध करते हैं तो चीजें ठीक होंगी धीरे धीरे। जी भैया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। ठीक है, तो ये भैया समझ। हाँ जी, बताएं भैया, भैया बताएं। भैया पहले पहले कभी कॉन्फ्रेंस किसी को करते थे या कोई होता था ना, तो हमेशा दूसरे की उसको रिलीव तब भी करते थे एक शोभ के साथ, पर बार बार होता था वो उसने ही कहा तो मैंने ही कहा। हाँ तो वो ना दृष्टि थोड़ी बाहर की तरफ ही थी। हर बात में ये प्रूव करने का होता था कि दिस वुडंट हैव हैपेंड इफ द अदर पर्सन वुडंट हैव सेड। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब रिसेंटली मुझे ये लगा कि वो होने के बजाय ना अब ये होने लगा कि खुद जब वापस जाते हैं तो बिल्कुल तीसरे आदमी को दूसरे की गलती लग भी रही होगी तो भी कहीं आप एक आध नुक्ता पकड़ लेते हैं कि मैं ये अवॉइड कर सकता हूँ। मतलब अभी फैमिली में ही हो जाता है जैसे, तो जो चार लोग आपको देख भी रहे हैं तो उनका भी चाहे कहना होगा नहीं द अदर पर्सन वाज टोटली रॉन्ग, फिर भी आपको कहीं एक पॉइंट मिलता है कि ये शायद अवॉइड हो सकता। तो वो वाली बात जो है ना वो पहले नहीं आती थी। बढ़िया, पहले जैसे ही लगा अगले की गलती है, उसने ही किया, दो लोगों ने और कह दिया उसकी कह गलती दिया है तो हो गया खत्म काम। बिल्कुल वो रेटिफाई सही हो जाता है, बिल्कुल के वो होता ही है मोस्टली, दो में से एक की गलती ज्यादा होती है ना, दूसरा तो रिएक्ट करता है। बिल्कुल। तो हमने अच्छे लोगों ने जो है ना अपने में, मतलब मैं इस चीज को अपने में देख पाता हूँ, हमने काफी बार, मैं अपने को ऐसा देखता था, यार मैं गलत करता नहीं हूँ लेकिन सामने वाला गलत करता है तो तब तो अब मैं रिएक्ट करता ही हूँ यार, उसको कुछ करना पड़ता है। तो हम क्रिया की प्रतिक्रिया दे देते हैं और फिर बाद में जस्टिफाई भी कर लेते हैं अपनी प्रतिक्रिया को। जैसे जैसे हमें ये सतर्कता का स्तर बढ़ता है, हम अपनी प्रतिक्रिया से भी खुश नहीं रहते हैं, उसको ये भी लगता है कि भैया ये प्रतिक्रिया
प्रतिक्रिया भी जो है ये भी, इसको भी और कैलिब्रेट करने की जरूरत है। मैं रिएक्ट तो किया लेकिन शायद ज्यादा कर गया, इसका भी एक कैलिब्रेशन होना चाहिए। ये सारा का सारा काम जो है ना वो सतर्कता वाली कैटेगरी में आता है। फिर धीरे से बात ये आता है कि सामने वाले ने जो कुछ भी किया उसने अपने स्थिति के अनुसार किया। ठीक है, मेरी स्थिति तो अच्छी है तो मैं उससे प्रभावित नहीं होता, लेकिन फिर भी चीजें व्यवस्था में बनी रहें, इसके लिए जो करने की जरूरत है वो हम करते हैं। ठीक है, इसमें टाइम में अभी मुझे ये नहीं हुआ। कोई बात नहीं, पर तो अभी हुआ भी तो 1 साल ही है दीदी, 1-1.5 साल ही तो हुआ है अभी। और मैं तो कई बार सोचती हूँ कि अच्छी वाली जिंदगी, सब लोग ठीक, ये 1-2 नमूने ऐसे क्यों हैं? अब एक तरह से लगता है हमको श्रेय दिया जाए, इन नमूनों के पीछे ही सतर्कता तो आ रही है। नहीं, लेकिन दीदी ये भी ना थोड़ा सा वो अभी मेरे को नमूने लग रहा है लग कि रहे अभी हैं। नहीं, अभी मूल्यांकन नहीं लग अभी रहे ऐसा मुझे ठीक भैया। नहीं, अभी ऐसा लग रहा है कि 1-2 नमूने लग रहे हैं और अपने आप को हम ठीक मान रहे हैं। पहली स्थिति ये बनती है कि जो अपने में भी नमूनापन है उसको भी पहचाना जाए और उसको भी ठीक करना है, मतलब ऑफ कोर्स वो नमूने अभी बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। तो बड़े नमूने, छोटे नमूने, ये वाली भाषा कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल। पहले ये लगता था ना कि ये व्हाट आर दे डूइंग इन योर लाइफ, सब ठीक है, तो अच्छी सी एक फिल्मी सी स्थिति थी। तो वो फिल्मी स्थिति में सतर्कता की जरूरत नहीं पड़ती थी, आप कहीं भी किसी के साथ कैसे भी प्रस्तुत हो रहे हैं। ऐसे में ये है कि आपकी सतर्कता का चांस मिल रहा है आपको, कि कहीं अनप्लेजेंटनेस हुई तो आप सोचते हैं गड़बड़ हुई कहाँ। दैट इज माय पॉइंट। हम तो नमूने हैं, तभी उन नमूनों के साथ नमूना बनते हैं ना। पूरी सहजता हो गई फिर तो होगा ही नहीं वो, है ना। तो अपनी तरफ जितना ध्यान जाता है उतना हम अपनी में तृप्ति को पाते हैं, इस चीज को देख पाए, है ना। और कम से कम जिन लोगों के साथ में जीते हैं वहां पर वो ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है, उसका इमीडिएट प्रमाण जो है वो फैमिली से ही आएगा। ठीक है, मैं बहुत अच्छा आदमी हूं ये रजत भाई नहीं बताएंगे, ये मेरी वाइफ बताएगी। रजत भाई के साथ में या आपके साथ में तो सप्ताह में 3 घंटे बैठता हूँ, वाइफ के साथ में तो सुबह शाम रात सारा टाइम साथ में रहते हैं, तो वो बताएंगी कि मैं ठीक हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये जो है मतलब इस चीज को इस तरह से देखें। जी संजय भैया, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसमें हम अब स्वयं को अगर रखते हैं, सेल्फ सेंटर्ड रखते हैं, तो हम जैसे फॉर एग्जांपल जब भी कभी मतलब कोई वाद विवाद हो रहा है या किसी को के ऊपर दोषारोपण हो रहा है, तो जब आदमी स्वयं के प्रति स्वयं को जस्टिफाई करने में लगा हुआ है, मतलब दोनों लोग अलग अलग तरीके से आ रहे हैं और मैं अपनी बात को रखना चाह रहा हूँ और आप अपनी बात को रखना चाह रहे हैं और कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, मेरे हिसाब से मैं सही हूँ, आपके हिसाब से आप सही हैं, तो जो मतलब अभी जो हम इससे पहले का जो कॉन्टेक्स्ट में हम जो बात कर रहे थे और हमें लग रहा था कि जब भी कुछ इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो मतलब मेरा पॉइंट ये है कि अगर हम स्वयं सेंटर्ड हैं, और सही बात भी है कि हर आदमी सुख धर्मी है, हर आदमी अपने को जस्टिफाई करना चाहता है और उससे सुख मिलेगा इवेंचुअली, अगर आपकी बात सिद्ध हो जाती है तो आपको सुख मिल रहा है उससे, और आप दूसरे को नहीं बिल्कुल देख पा रहे, दूसरे को बिल्कुल देख ही नहीं रहे हो आप, तो मतलब इस तरीके से अगर सोचा जाए कि वो भी सही है किसी ना किसी तरीके से और आप भी सही हैं और हमें कोई कॉमन ग्राउंड लेके आना पड़ेगा। तो कॉमन ग्राउंड भैया न्याय धर्म सत्य आया ना यहाँ पर, जिसको हम व्यवस्था की बात कर रहे हैं, जिसको है ना न्याय धर्म सत्य ही कॉमन ग्राउंड है, ये यूनिवर्सल है। तो अभी तक जो है ना वो अगर हम ये सब अपने में एक्सप्लोर करें, अब यहाँ पर वो सतर्कता आएगी, अलर्टनेस आएगी कि हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो मोस्टली प्रिय हित लाभ में हो रहे हैं या न्याय धर्म सत्य को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। मतलब ये देखा जाए, मुद्दों को पहचाना जाए कि मतलब वो किस कहां से जो है उनका ओरिजिनेशन जो है वो किधर है ना। तो जिनके साथ में मैं जी रहा हूं, अगर उनको ठीक से नहीं जीना आ रहा तो वो ना समझ है और मैं समझदार हूं, तो जिम्मेदारी मेरी ही है भैया। ये एक संबंध में हमारा रोल क्या है, वो रोल यही है, ये समझदारी जागृति जिसको हम बात कर रहे हैं, यही हमारा संबंध में रोल है। सामने वाले को अच्छा खाना खिला देना, उसके जन्मदिन पे अच्छे तरह से गिफ्ट दे देना, पार्टी थ्रो कर देना, ये हमारी संबंधों में जिम्मेदारी नहीं है। अभी काफी बार तो संबंधों में यही चल रहा है पूरे साल तक, मैं देखता हूँ, है ना। मैंने जन्मदिन पे विश किया था, सामने वाले ने तो किया ही नहीं, है ना।
मैं तो खाने पे बुलाया था, उसने बुलाया ही नहीं, है ना, मैं तो ऐसा गिफ्ट लिया था, सामने वाले ने तो किया नहीं। अभी जो है वो काफी कुछ यहाँ पर गाड़ी जो है वो अटकी हुई है। तो व्यवस्था में जीना क्या होता है, न्याय धर्म सत्य क्या रहता है, ये एक बार हमको क्लियर होता है और मुझे ये क्लियर होता है कि हाँ, अब मैं न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीना चाहता हूँ। न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीने के मतलब ये नहीं है कि मैं प्रिय हित लाभ को इग्नोर कर दूंगा, राइट। अपने 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 जो डेली रूटीन में जो अपनी प्रिय चीजें हैं, अपना अपना पैसा भी कमाना है, ये सब चलता रहेगा, लेकिन प्रिय हित लाभ फैक्टर इन होना शुरू हो जाता है और ये बड़ी चीज है, इस तरफ हमारा ध्यान जाता है। फिर ये संबंधों में भी सामने वाले का भी ध्यान जो है वो न्याय धर्म सत्य की तरफ जाए, इसको मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। फिर मेरे को लगता है कि फिर एक स्क्रीनिंग से शुरू होती है कि मैं जिससे भी बात करता हूँ, एक हल्का सा उसकी स्थिति के अनुसार ध्यान न्याय धर्म सत्य की तरफ, व्यवस्था की तरफ, सही जीने की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ। किसी की इस सब्जेक्ट में रुचि बनती है, किसी की नहीं बनती है, ठीक है। तो कल हम यही बात कर रहे थे, कल शायद आप नहीं थे। तो हमारी काफी बार पीड़ा क्या रहती है कि जिसके साथ में मैं जी रहा हूँ और जिससे मेरे को तकलीफ है, मैं समझाना उसको चाहता हूँ और वो समझना चाहता नहीं है। अब गाड़ी वहीं की वहीं रुकी हुई है, जिंदगी निकलती जा रही है, ठीक है। तो हमारे को क्या क्लियर हो भैया, मैं आपके साथ में अपनी शेयरिंग दोबारा से कर रहा हूँ, कल भी की थी ये, कि जरूरी ये थोड़ी है कि भैया जो नहीं समझना चाहता मैं उसी को समझाऊंगा। मेरे से रजत भाई समझना चाहते हैं तो मैं रजत भाई से बात कर लूंगा। मेरा भाई मेरे से नहीं समझना चाहता तो ठीक है, उसका जब मन करेगा वो तब समझेगा। कम से कम रजत भाई बात करना चाहते हैं, आप 10 लोग हैं बात करना चाहते हैं, ये भी एक तृप्ति का पॉइंट बनता है कि नहीं बनता भैया, ठीक है। तो जिसकी पात्रता है, जो समझना चाहता है, उसके साथ में मैं समझ की बात कर पाता हूं, तो सुनने वाला भी खुश होता है, आप भी अपने इनिशिएटिव से अपना टाइम निकाल कर आते हैं और मैं भी तृप्त होता हूँ। मैं कुछ समझा हूं, ये थोड़ा वैलिडेट हो जाता है जब आपको ऐसा लगता है कि भाई हाँ, थोड़ी आपकी समझ हमारे तक भी पहुंची। मैं भी वर्क इन प्रोग्रेस हूँ, इस चीज को मैं बार बार कहता ही हूँ, लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत समझा हूं। तो तृप्ति बिंदु जो है ना भैया, जिसको हम उभय तृप्ति कह रहे हैं, वो दोनों न्यायपूर्वक जीने के इच्छुक होते हैं, तभी उदय उभय तृप्ति की तरफ बढ़ते हैं। अगर साथ वाला समझना नहीं चाहता, हम सर पटक ले, जिंदगी भर पटकते नहीं भैया, वो काफी मुश्किल वाला काम है। तो ये अब हमारी चॉइस है कि मैं न्याय धर्म सत्य को क्या समझता हूँ, कि मुझे अपने भाई को समझाना है, ये न्याय है, या जो समझना चाहता है मैं उसको समझाने के लिए प्रस्तुत हूँ, ये व्यवस्था की ओर लेकर जाता है। तो ये जो दूसरा वाला बोला, यही जो है व्यवस्था की तरफ लेकर जाता है ना? जी जो भैया। मेरा भाई भी किसी के संपर्क में आएगा, जिसको वो श्रेष्ठ मानता है, तो वो उससे समझ लेगा, व्यवस्था जो है वो इस तरह से काम करेगी। तो अभी हम लोगों ने ना अपने पारिवारिक संबंध, जिसको ब्लड रिलेशंस माना है, उसी में ही अपनी न्याय की सीमा को डिफाइन किया हुआ है। इस बंधन में हम बहुत फंसे हुए हैं, या काफी सारे लोग फंसे। जी भैया, धन्यवाद। ट्रू ट्रू। तो इसमें भैया जो ऐसे रिलेशनशिप है जहाँ न्याय धर्म सत्य होना चाहिए पर हम नहीं कर पा रहे, तो वहां सतर्कता सहजता के साथ ही हाँ, प्रस्तुत हो, वहां पे प्रमाण कम से देंगे तो हो सकता है हाँ, 19-20 फर्क पड़े और वो ना ना इंटरेस्टेड ना हो, ना, हाँ हाँ अदरवाइज उसमें सिर ना हाँ, फोड़े, टाइम ना वेस्ट हाँ, करें। वहां पे संवेदनशीलता के साथ में पेश है ना। मतलब ऐसे संबंधों में हम संवेदनहीन भी ना हो जाएं। काफी बार क्या होता है, हम एक बीच वाली स्थिति में, हम संवेदनशील वाली स्थिति में पूरे समझदार हुए नहीं, और ये संवेदनशीलता काम कर नहीं रही, तो काफी बार ना अपना टोन, बॉडी लैंग्वेज और भाषा भी कई बार ऐसी बनती है, ठीक है यार फिर तू बैठ जा अपने घर। ठीक है, तो हम संवेदनशील होते हुए सफल नहीं हो पाए, तो हम भी संवेदनहीन हो जाते हैं कई बार। तो यहाँ पर जो है समझदारी का एक प्रमाण जो है, थोड़ा सा ऐसा लगता है, हम अपनी संवेदनशीलता से नहीं हटेंगे, सामने वाले की अपनी स्थिति है, सामने वाला ठीक होगा तो मैं तो ठीक ही हूं, मैं ठीक तरीके से ही व्यवहार करूंगा, मैंने सामने वाले को राइट ऑफ नहीं किया है ना। काफी बार हम राइट ऑफ ही कर देते हैं, फाइल ही बंद कर देते हैं, है ना। तो वो वाली चीज जो है वो नहीं है, संवेदनहीनता तक नहीं जाएंगे, है ना।
हम संवेदनशीलता के दायरे में बने, खुद में सतर्क रहें और अपने से ऐसा कुछ ना हो कि वहां तक कन्वे हो, ये है ना? मेजर लेकिन वो उसकी गाड़ी नहीं चल रही है, उसकी वजह से मेरी गाड़ी रुकी रही, ये अपने आप में ठीक नहीं है, क्योंकि अपना पाथ अवरोध हो जाएगा ना, वहीं अटक जाओगे तो। ठीक है ठीक है, भैया, हो गया, बढ़िया से हो गई बात इतनी, आगे बढ़ते हैं। शरीर का साध्य मन, मन का साध्य वृत्ति, वृत्ति का साध्य चित्त, चित्त का साध्य बुद्धि, बुद्धि का साध्य आत्मा, और आत्मा का साध्य सह अस्तित्व में अनुभव सहज प्रमाण है। तो अब ये तीन शब्द आए हैं, साध्य, साधन और साधक, ये भी परंपरा के शब्द हैं, और अनुभवात्मक अध्यात्मवाद में बाबा जी ने इसके ऊपर भी 2-4 पेजेस कई जगह के ऊपर लिखे हैं मल्टीपल टाइम्स, कि इसको क्या कह रहे हैं, साध्य, मतलब इसको उल्टा शुरू करते हैं, साधन मतलब, या साध्य को एक तरह से हो गया लक्ष्य कह रहे हैं साध्य, है ना, व्हाट इज टू बी अचीव, इसको साध्य कह रहे हैं, जिसको पाना है, मतलब व्हाट वी वांट टू अचीव, दैट इज साध्य। साधन है, उस अचीवमेंट के लिए हमें साधनों की जरूरत पड़ेगी, मीन्स की जरूरत पड़ेगी, रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, उसको साधन कह रहे हैं। और साधक जो है, साध्य को पाने हेतु साधन को जो प्रयुक्त करता है, तो जो लक्ष्य को पाना चाहता है, एक है लक्ष्य को जो पाना चाहता है, एक जो लक्ष्य है, और एक लक्ष्य को पाने के लिए रिसोर्सेज है, ये तीन स्थिति बनती है। दोबारा से बोलता हूं, कोई लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है, जैसे मैं लक्ष्य तक पहुंचना चाहता हूं, तो मुझे बोला साधन, लक्ष्य को बोल रहे हैं साध्य, जहां पहुंचना है, और साधन क्या हो गया, जो मेरी करंट स्थिति है, यहां से लक्ष्य तक ले जाने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए, उसको साधन। ठीक है ना, ये सिंपल शब्द है, मतलब एक दो बार पढ़ने से अपने में क्लियर हो रहा है। तो अब इसको इस क्रम में लिख रहे हैं कि शरीर का साध्य, मतलब शरीर का लक्ष्य क्या है, शरीर के साथ में जो जीवन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, जो इंटरफेस कर रहा है, वो मन है। तो शरीर मन को समझ पाए, है ना, मन वृत्ति को समझ पाए, ये अब सारा क्या हो गया, इसको वो हम प्रत्यावर्तन कह रहे हैं, अपने प्रति जो जीवन क्रिया में नीचे से ऊपर जाने वाली बात करते हैं ना, ये सारा प्रत्यावर्तन क्रिया को समझा रहे हैं। मन का साध्य वृत्ति, मतलब मन वृत्ति को स्वीकार कर पाए, उसको वृत्ति चित्त को स्वीकार कर पाए, चित्त बुद्धि, बुद्धि आत्मा, और आत्मा जो है वो सह अस्तित्व में सहज है। तो ये इस तरीके से ये प्रत्यावर्तन वाला जो है, ये सीक्वेंस इसको यहाँ पर रखा है, और इसको साध्य, साधन और साधक इन शब्दों के साथ में यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, इसमें किसी का कंफ्यूजन तो नहीं है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो अगर कुछ डाउट हो तो बताएं प्लीज, दोबारा भी बात कर सकते हैं। साधन तो समझ में आ रहा है, तो इसमें साधन क्या होंगे, मतलब जो शरीर को का साधन मन है, तो इसमें साधन क्या है? साधन भैया, अब जैसे आप समझना चाहते हैं, तो आप समझना चाहते हैं तो आप कॉल्स में बैठते हैं, तो लैपटॉप आपका साधन है, ईयरफोन्स आपके साधन है, आपका शरीर आपका साधन है। आप स्वस्थ होते हैं तभी आप कॉल में बैठ पाते हैं। अगर हम कभी अस्वस्थ रहते हैं तो उस टाइम लगता है कि भैया आज आराम किया जाए, आज 1.5 घंटे का कॉल भी नहीं किया जा सकता, है ना। तो शरीर भी हमारा साधन है, और शरीर के बाहर भी जो ये भौतिक वस्तुएं हैं, ये जितना भी आहार विहार, वो जो बोले ना 3 सामान्य आकांक्षाएं और 3 महत्वाकांक्षाएं, यही मोस्टली जो है अगर हम देखेंगे तो यही सारे के सारे साधन है। ये बहिरंग अंतरंग साधन भी तो ले सकते हैं ना, वहां क्लियर हुई है। अभी दीदी बात की ना, बहिरंग मतलब एक्सटर्नल एंड अंतरंग मतलब इंटरनल। नहीं, मैं रजत भाई के लिए सोच रही हूँ कि हाँ, साधन जहाँ है तो उसको रेफर करें, बहिरंग और अंतरंग साधन वही सारे साधन। यही है भैया, ये इसी फ्लो में बात चल रही है तो साधन तक ही लेके जा रहे थे, तो उससे पहले बता भी दिया 3 ये ऐसे साधन है। अच्छा सीमा दीदी ने अच्छा ध्यान दिलाया, वही साधन साध्य बन जा रहे हैं इस पूरे साइकिल में, अगर आप देखें लेयर बाय लेयर। नहीं, साध्य क्या है, साध्य तो जागृति है भैया, लक्ष्य क्या है, समाधान ही लक्ष्य है ना। लेकिन हम जब शरीर का साथ, आपकी आवाज अचानक कम हो गई है कुछ, सॉरी। हम्म, जो यहाँ पे जो खोला है इस अनुभूति में, तो हर लेवल पे उन्होंने नेक्स्ट लेवल को साध्य के तौर पर रखा है। हाँ, बिल्कुल
बिल्कुल। और अल्टीमेट जो साध्य क्या बताया? अनुभव। जी। एंड में जाके अनुभव पे रुक गए, है ना। जागृति, अनुभव जो है, ये हम एक ही तरह के शब्द मानकर चल रहे हैं, बात कर रहे हैं अभी, है ना। तो अल्टीमेट लक्ष्य जो है वो यही है। जी भैया। भैया अनुभव और प्रमाण भी क्या साथ ही लेंगे? नहीं, अनुभव सहज अनुभव, प्रमाण। हाँ, नहीं तो अनुभव सहज प्रमाण आए तो इसको जब भी ऐसी भाषा आए, आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो कह सकते हैं अनुभव का प्रमाण, ठीक है भैया। है ना। तो अनुभव, तो तो साध्य में अनुभव, जो हाँ, है अनुभव और प्रमाण दोनों ही आए, दोनों उसका आए, प्रमाण भी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है भाई, ठीक है भाई। ठीक है, तो अनुभव हुआ कि भाई मेरे को समझ में आया, लेकिन मेरे को समझ में आया, इसका एविडेंस क्या होगा, है ना? तो इसका बाबा जी ने बड़े अच्छे से समझाया है कि इसका मुझे समझ में आया, इसका एविडेंस ही है कि मैं किसी और को समझा पाऊं, यही इसका एविडेंस है ना। आपको इंग्लिश बोलनी आती है, इसका एविडेंस क्या है कि आप किसी दूसरे को भी इंग्लिश बोलना सीखा। जिसकी जागृति और तृप्ति शेष है, उसे ही शेष जागृति को प्राप्त करने के लिए साधन की आवश्यकता है। तो जो अभी लक्ष्य तक नहीं पहुंचा है उसको साधन चाहिए, जो लक्ष्य तक पहुंच चुका है उसको लक्ष्य तक पहुंचने के लिए साधन नहीं चाहिए। उसके बाद में लक्ष्य पे पहुंचने के बाद में अपनी जिम्मेदारियां निर्वाह करने के लिए साधन की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन जागृति लक्ष्य था, तो जागृति के अर्थ में और साधनों की आवश्यकता नहीं। जिसकी जागृति शेष है उसको साधन उस हिसाब से जागृति के लिए चाहिए। आत्मा का पूर्ण विकास ज्ञान की पारदर्शिता सह अस्तित्व के में अनुभूति में, बुद्धि का पूर्ण विकास आत्मा के संकेत में, है ना। ये अब परावर्तन की तरफ आ गया, है ना। अब बुद्धि जो है, पहले क्या था, जो पहले वाली अनुभूति थी, इसमें मन जो है वो वृत्ति की ओर देख। अब इसमें क्या आ गया, अब वृत्ति जो है वो मन को नियंत्रित कर रही है, मन वृत्ति के संकेत ग्रहण कर रहा है। पहले मन वृत्ति को पहचान रहा था, अब मन वृत्ति के अधीन है, मन वृत्ति के संकेत ग्रहण कर रहा है। तो ये परावर्तन वाला क्रम जो है वो आ गया। बुद्धि का पूर्ण विकास कब हो गया? जब वो आत्मा के संकेत ग्रहण कर सकती है। चित्त का पूर्ण विकास कब हुआ? जब वो बुद्धि के संकेत ग्रहण कर सकता है। वृत्ति का पूर्ण विकास कब हुआ? जब वो चित्त के संकेत ग्रहण कर सकता है। चित्त के संकेत मतलब धर्मपूर्ण विचार की योग्यता से। और मन का पूर्ण विकास जो है वो वृत्ति के संकेत ग्रहण करने से, दूसरे शब्दों में न्याय सम्मत व्यवहार कर पाता है। इससे जो है, तो वो ऊपर वाली अनुभूति में प्रत्यावर्तन वाला क्रम बताया था, जो जीवन क्रिया में लेफ्ट हैंड साइड में नीचे से ऊपर हम दिखाते हैं, और ये जो है राइट हैंड साइड पे ऊपर से नीचे वाला क्रम जो है उसको यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? मन वृत्ति चित्त वो आत्मा, ये जीवन में अभिन्न है ना। दे आर इंटीग्रेटेड विद ईच अदर, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। मतलब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हम कहें कि एक शरीर से जीवन अलग हो गया तो आत्मा अलग हो गई लेकिन बुद्धि शरीर में रह गई, या मन शरीर में रह गया, मतलब वो ऐसा नहीं है। तो मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा ये शरीर के साथ में रहते हैं, और मृत्यु के समय ये आपस में एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है, इनसेपरेबल है। ये सब इकट्ठे शरीर से सेपरेट है ना। तो एक एक व्यक्ति की डेथ हो गई तो अब उसका कुछ मन कर रहा है, ऐसी भाषा ही नहीं बनती, क्योंकि वो मन जो है वो ऑलरेडी जा चुका है ना। तो मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा जो है ये जीवन में अभिन्न है। जीवन जागृति की स्थिति में जीवन परंपरा में प्रमाणित होने वाली विभूतियां बल और शक्ति के रूप में निम्न है। आत्मा में 2, बुद्धि में 4, चित्त में 16, वृत्ति में 36 और मन में 64। ऐसा जो है, इन सभी क्रियाओं को हर व्यक्ति प्रमाणित कर सकता है। इसको फिर आगे वाली पुस्तकों में डिटेल में कवर किया है। काफी कुछ जो है वो मनोविज्ञान में जो है इसकी बात हुई। इस प्रकार जीवन में कुल स्थिति गति बल और शक्ति के रूप में 122 क्रियाएं जो है वो पाई जाती है। ऐसा जो है वो। तो अनुभव और आनंद रूपी प्रमाण, तो मतलब अनुभव और प्रमाण, ये वाली जो 2 क्रियाएं हैं ये आत्मा में होने वाली है। यहाँ लिखा ना, आत्मा में 2 विभूति, 2 क्रियाएं।
ये दो कौन सी हैं? अनुभव और आनंद। ठीक है, अब इसके बाद में ना यहाँ पर काफी सारी परिभाषाएं आ गई हैं, एक एक सेंटेंस में लिखा हुआ है, इसको हम अभी कवर नहीं करेंगे। ठीक है, इसको आप पढ़ लें, और जैसे हमने पहले कहा था कि इसके बाद में ये जो 122 क्रियाओं की या आचरण की बात हुई थी, उनको जो है अभी आगे वाले पेजेस में भी कुछ 8-10 पेजेस में बाबा जी ने एक एक करके जो है वो कवर किया है। इनका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन जो है वो मनोविज्ञान में है। तो अगर आप में से किसी का मन करे तो मनोविज्ञान हार्ड कॉपी है तो खोल के देख सकते हैं, नहीं तो सॉफ्ट कॉपी में भी पन्ने पलट करके इनको हल्का फुल्का जो है आप नजर मार सकते हैं। क्लियर कितना होगा नहीं होगा ये आप खुद ही देख पाएंगे। इसको भी हम पढ़ेंगे नहीं अभी। मानव व्यवहार दर्शन की जब हम फर्स्ट रीडिंग करते हैं तो ऐसा कह देते हैं कि आप इसको अपने आप एक बार पढ़ लीजिए, इसको वर्ड बाय वर्ड जाने की हमारी इकट्ठे में कोई अभी आवश्यकता नहीं है फर्स्ट रीडिंग में। सिर्फ 2-3 अनुभूतियां रह गई हैं पेज 166 पे, उसकी हम अभी बात करते हैं। तो ये जो था, ये सारी कुछ शब्दों की परिभाषाएं हैं। जो अनुभूतियां रह गई हैं ये 3 है। यहाँ क्या कह रहे हैं? मन को जो प्रिय है उसके चुनाव की प्रक्रिया चयन है ना? तो मन में चयन और आस्वादन ये 2 क्रियाएं होती है। तो आस्वादन अपेक्षा पूर्वक चयन होता है, तो हम आस्वादन कर पाए ऐसी एक्सपेक्टेशन के साथ में हम चयन करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगला वाला जो है ना, ये वाला पार्ट थोड़ा सा क्या, मुझे तो काफी इंटरेस्टिंग लगा था। इसके ऊपर हम 5-10 मिनट भी अगर चाहें तो बिता सकते हैं। कल भी हमने थोड़ी सी बात की थी, लेकिन क्योंकि बात नई है रीइंफोर्स हो जाएगी। जो कल थे उनके लिए रिपीट होगा, लेकिन फिर भी अच्छा रहेगा। जो कल नहीं थे उनका ध्यान चला जाएगा फ्रेश तरीके से। कि चित्त सहज चित्रण के 8 क्रियाएं हैं। इनको बोला रूप गुण गणना काल विस्तार श्रम गति परिणाम। तो अभी क्या कह रहे हैं कि एक्चुअल में चित्त में 2 क्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं बताएं जरा आप में से कोई। चित्त में जो जीवन में जो 10 क्रियाएं होती हैं, हर लेवल पे 2-2 रहती है, तो चित्त में होने वाली 2 क्रियाएं कौन कौन सी हैं? चित्रण एक, और चित्रण और चिंतन। चित्रण और चिंतन। चिंतन और चित्रण, बिल्कुल, चिंतन और चित्रण ऐसा बोल सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो चित्रण तक का काम 4.5 क्रिया में होता है। फिर चिंतन या साक्षात्कार वाला जो क्रिया है वो हमारी जब हम जागृति के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, जब अध्ययन करना शुरू करते हैं, तब हम उसको थोड़ा समझना शुरू करते हैं। तो हम सब अभी उस क्रम में है कि ये साक्षात्कार वाला चिंतन वाला पार्ट जो है वो इसको समझा जाए। तो जब चिंतन वाली एक्टिविटी नहीं चल रही होती एक शुद्ध रूप से भ्रमित मानव में, तब भी उसके चित्रण तो बने ही रहते हैं। ऐसा ही हम कहते भी हैं, है ना? तो उसके उस समय चित्रण में कार, पैसा, सोशल स्टेटस, इस तरह की चीजें हैं। इस तरह से चित्रण जो है वो बनते हैं। तो भी यह कह रहे हैं कि जागृति की स्थिति में क्या होगा कि चित्त सहज चित्रण, मतलब चित्त की जो पूरी फैकल्टी है वो जब काम करेगी तो उस समय चित्रण जो है वो न्याय धर्म सत्य के अनुसार बनेंगे, है ना? वो चिंतन या साक्षात्कार वाला पार्ट जो है वो भी एक्टिवेटेड रहेगा। तो उसमें चित्त सहज चित्रण में ये 8 चीजों को एक नए तरीके से समझा जाएगा, ऐसा जो है वो कह रहे हैं। अब वो क्या नए तरीके से समझा जाएगा, क्या होगा अपने में, इसको हम देख सकते हैं। तो पहली चीज जो है ना क्या है कि अस्तित्व में एक चीज है रूप। तो अभी जब हम, ये कल परसों आया भी था स्वरूप या कुरूप, पेज नंबर 163 पे, तब हमने इसकी बात की थी। मैं आपको दिखा देता हूं ताकि कॉन्टेक्स्ट भी जो सामने आ जाए। तो ये आया था कल, स्वरूप व कुरूप भेद से रूप। तो अभी हम लोग रजत भाई जब क्योंकि आपका फोटो मेरे को दिख रहा है इस टाइम पे स्क्रीन पे, तो मैं आपका नाम लेके बात कर रहा हूँ। मोस्टली क्या रहता है कि भ्रमित अवस्था में जब हम रूप की बात करते हैं तो वो ना एक तुलनात्मक स्थिति में रहता है कि किसी को हम सुंदर के रूप में स्वीकार करते हैं या अधिक सुंदर के रूप में स्वीकार करते हैं, किसी को कम सुंदर के रूप में स्वीकार करते हैं।
है ना। किसी को सुरूप, उसी को जो अधिक सुंदर है उसको सुरूप बोला, और जो कम सुंदर है उसको क्या बोल दिया, उसको कुरूप बोल दिया। तो रूप तो इन 2 डायमेंशंस में भ्रमित अवस्था में देखा जाता है। अभी जब चित्त की फैकल्टी पूरी एक्टिवेट होगी या उस तरफ हमारा ध्यान जाएगा, तो धीरे से हमारे अंदर जो है ना, वो रूप को देखने का एक तीसरा पार्ट भी उदय होगा, इट विल अराइज। और वो तीसरा पार्ट क्या है कि अस्तित्व सिर्फ रूपात्मक अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व में एक अरूपात्मक पार्ट भी है ना। एक फॉर्मलेस वाला पार्ट भी है जो फिजियोकेमिकल नहीं है। फिजियोकेमिकल वाले पार्ट में स्वरूप कुरूप दिखता है, लेकिन जैसे हम अस्तित्व में व्यापकता की बात करते हैं या मानव में शरीर और जीवन में से जीवन की बात करते हैं, तो ये आंखों से दिखने वाली चीज नहीं है, ना व्यापक आंखों से दिखता है और ना हमको जीवन आंखों से दिखता है। और फिर जीवन में मूल्य रहते हैं, वो भी आंखों से नहीं दिखते हैं। ठीक है, तो इन चीजों की जो आंखों से नहीं दिखता है उसके बारे में भ्रम रहता है। जैसे मूल्यों में हमने सम्मान की बात की, तो सम्मान नहीं समझ में आता है, तो सम्मान क्या है, हम इसी के बारे में भ्रमित रहते हैं। तो चित्त सहज चित्रण की में जो 8 क्रियाएं हैं, इसमें इसमें इंप्रूवमेंट या इसमें इसमें प्रोग्रेस कैसे रहती है कि हम स्वरूपता और कुरूपता के दायरे में कॉन्फाइन होने की बजाय इससे बाहर निकल के एक अरूपात्मक अस्तित्व की तरफ हमारा ध्यान जाना शुरू है ना, जो ना स्वरूप है ना कुरूप है। उसको हम जीवन को स्वरूप या कुरूप कहेंगे, कह ही नहीं पाएंगे, क्योंकि भैया वो जो जिसका कुछ फॉर्म ही नहीं है उसको उसके रूप के बारे में क्या बात करें, है ना। व्यापक के बारे में क्या ऐसा। तो ये जो एक रूप से अलग हटके अरूपात्मक सच्चाइयां भी है, ये चित्त में एक ध्यान जाता है इस चीज की तरफ। ये जो है ना, ये पहले वाले इससे रूप से बोला गया कि चित्त सहज चित्रण। जब चित्त पूरा चित्त एक्टिवेटेड है, चित्त की क्रियाएं एक्टिवेटेड है, चिंतन साक्षात्कार, तो चित्रण में अब स्वरूप कुरूप के साथ में अरूप भी एक साथ में जुड़ जाता है। और ये भी समझ में आता है कि ये अरूपात्मक अस्तित्व जो है ये ज्यादा प्रभावशाली। एक ह्यूमन बीइंग को हम मिलते हैं तो उसका शरीर कैसे दिखता है, उसका रूप कैसा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या उसका स्वभाव कैसा है, उसका आचरण कैसा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम बड़ी क्लियरली देख पाते हैं कि भैया ये आचरण जो है हमारे को घरों में जितना आप सब लोग भी डिस्क्राइब करते हो और जितना मैं भी अपने संबंधों में देख पाया हूँ, हमें किसी से संबंधों में समस्या रहती है तो उसके स्वरूप या कुरूप होने से समस्या रहती है या उसके आचरण से समस्या रहती है। जाहिर सी बात है कि आचरण से ही समस्या। तो वो जो आचरण वाला पार्ट है, वो समझ वाला पार्ट है, ये अरूपात्मक है ना। उसके ऊपर काम करना था, उसके ऊपर काम किया जा सकता है, ये स्पष्टता बनती है, इसकी जरूरत महसूस होती है, और फिर हम अपनी योग्यता भी बढ़ाते हैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज कर पाने। ये जो है रूप के बारे में बात। भैया वो गुण होता है क्या जो हमें नहीं दिख रहा, मतलब वो गुण है क्या, ये गुण क्या है? नहीं, अब गुण पे आते हैं। तो अभी अभी गुण क्या बोला, मध्यस्थ दर्शन ने जो परिभाषा दी, एक इकाई का दूसरी इकाई पर पड़ने वाला प्रभाव जो है उसको गुण बोला। तो अभी तक अब भ्रमित अवस्था में क्या होता है, भ्रमित अवस्था में गुण को ना 2 कैटेगरीज में हम मोस्टली देखते हैं, या भ्रमित मानव देखता है, जो भी भाषा आपको अच्छी लगे। या तो सम गुण के रूप में देखते हैं हम, या विषम गुण के रूप में देखते हैं, है ना। सम गुण मतलब किसी से मुझे अच्छा लगा, कोई वस्तु मेरे लिए लाभदायक है, कोई वस्तु मेरे लिए उपयोगी है, उसको हम सम रूप में पहचानते हैं। और कोई वस्तु से मेरे को दुख पहुंचता है, पीड़ा पहुंचती है, उसको हम विषम रूप में पहचानते हैं, है ना। जैसे अभी थोड़ी देर पहले जब सेशन शुरू हुआ तो शालिनी दीदी बता रही थी कि नागपुर में भी काफी सारा शहरों का प्रभाव जो आ गया है। तो वो शहरों वाला प्रभाव जो है वो सम वाला भी आया होगा। पहले शहरों में इंटरनेट होता था, शहरों में फ्लाईओवर होते थे, अब छोटे शहरों में भी इंटरनेट आ गया, छोटे शहरों में भी मोबाइल आ गए, छोटे शहरों में भी फ्लाईओवर बन गए,
तो ये सारी चीजें एक सम गुण के रूप में देख पाते हैं। लेकिन फिर छोटे शहरों में अपराध होता था, बड़े शहरों में अपराध होता था, बड़े शहरों में परिवारों में क्लेश ज्यादा होते थे, है ना, मतलब वो इस तरह की बड़ी सारी विषम चीजें भी हम बड़े शहरों में देखते थे। ये वाली चीजें भी, जैसे शालिनी दीदी बता रही थी, ये फिर जो है ये धीरे से क्लास बी सिटीज में और क्लास सी सिटीज में भी आ गया। तो अभी तक हम लोग प्रभाव को सम प्रभाव मतलब जो मेरे को अच्छा लगता है, जो मेरे को लगता है कि हाँ ये मेरे लिए या हमारे लिए ठीक है। विषम प्रभाव जो लगता है कि मेरे लिए या हमारे लिए ठीक नहीं है ना, इसको सम गुण और विषम गुण कहते हैं। अब बाबा जी कह रहे हैं यहाँ पर कि चित्त सहज चित्रण में जब हम जागृति के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, तो ये गुण वाला पार्ट है, ये अब हम ना अस्तित्व को या अपनी परस्परता में जीने को सम गुण और विषम गुण से एक्सपेंड करके मध्यस्थ गुण के एंगल से भी चीज को धीरे धीरे हमारा ध्यान मध्यस्थता की तरफ बढ़ता है। और जितना हमारा ध्यान ये मध्यस्थ गुण की तरफ जाता है, फिर ये मध्यस्थ गुण हमारे जीने में ज्यादा इफेक्टिव होना शुरू होता है, ज्यादा प्रभावशाली होना शुरू होता है, इंस्टेड ऑफ सम और विषम वाला जो पार्ट है ना। तो मेरे को इसका जो एक बड़ा लाइव सा एग्जांपल जो है, तो अब एग्जांपल पे बाद में आता हूँ। तो मध्यस्थ क्या हुआ, परंपरा के रूप में बने रहना है ना, इसको जो है वो बोला किसी चीज का बने रहना। तो जीवन के लेवल के ऊपर जागृति बने रहना, इसको मध्यस्थ बोला। और जड़ इकाइयों के रूप में परंपरा का बने रहना, इसको मध्यस्थ बोला। जैसे 500 साल पहले भी इस धरती पर मानव थे, आज भी मानव है, हम लोग हैं, और 500 साल बाद भी अगर मानव रहेंगे तो ये मानव परंपरा जो है ये परंपरा रूप में बनी रहेगी। इकाइयां बदलती रहेंगी, आज वाले मानव 500 साल बाद नहीं रहेंगे, लेकिन परंपरा के रूप में शरीर रहेंगे, इसको मध्यस्थ बोला। ये वाला शरीर नहीं रहेगा जो आज है। तो मैंने इसको जब प्रैक्टिकल फॉर्म में देखता हूँ, तो हम सबके आसपास घर परिवार में कभी ना कभी डेथ्स वगैरह होती रहती, तो मैं कई बार जो है ना बड़ी आसानी से इस चीज को देख पाता हूँ, और आप लोग भी अपने आसपास देखते ही होंगे कि कभी कभी किसी घर में डेथ रहती है, डेथ होती है, तो परिवार के सदस्य उसको सहजता से एक्सेप्ट कर पाते हैं, और कहीं कहीं पे इतना इतनी अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं कि किसी की तबीयत खराब हो जाती है। हम लोगों ने भी ऐसे केसेस प्रैक्टिकली देखे हैं कि मतलब 2 घरों में या कई घरों में डेथ्स हुई, और देखा कि जो डेथ होने वाली है वो सिमिलर सर्कमस्टांसेस है। किसी बुजुर्ग की डेथ हुई, 75 ईयर्स वाले हैं, बच्चों की शादियां हो गई हैं, है ना, ग्रैंड चिल्ड्रन भी हो चुके हैं। तो नॉर्मली एक ऐसा भी, जब हम नॉर्मल भाषा में बात करते हैं कि भाई हाँ यार ठीक है, इन्होंने सारी जिंदगी अपनी देख ली, तो ऐसे में एक घर में डेथ होती है तो लोग सहजता से स्वीकार कर पाते हैं, लेकिन कोई कोई व्यक्ति उसको भी स्वीकार नहीं कर पाता है, और इतना रोना धोना शुरू हो जाता है कि तबीयत खराब हो जाती है और डॉक्टर को भी दिखाना पड़ता है। आप लोगों ने कभी इस तरह के केसेस देखे सुने होंगे आसपास, है ना, जी कभी भैया। कभी। ठीक है, तो अभी क्या हुआ कि ये जो गुण वाले पार्ट में ना, अब डेथ हो गई तो ये मेरे को ठीक नहीं लग रहा, हम इससे काफी प्रभावित है। मैं ये चाहता था कि ये मेरा जो घर के बुजुर्ग है ये मेरे साथ में रहे। अब कब तक रहे, हमेशा रहे, अब हमेशा थोड़ी रह सकते। ठीक है, तो हमने जिंदगी सम और गुण वाले एलिमेंट से देखी है ज्यादा। एक मध्यस्थ वाला पार्ट रहता है, मध्यस्थ मतलब किसी परंपरा का वैभव बना रहता है। तो बच्चे पैदा भी होंगे, और जो बुजुर्ग होंगे, कभी कभी बुजुर्ग नहीं भी होंगे, कुछ आकस्मिक घटनाएं भी हो जाएंगी, लेकिन जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। इसको अगर हम एक समझ के एंगल से जब इसको देख पाते हैं, इस एंगल को हम मध्यस्थ वाला एंगल कह रहे हैं। नहीं तो उस घटना से मुझ पे क्या प्रभाव पड़ा, उसी में ही हम डूबे रहते है ना। तो एक घटना से मुझ पे कुछ अच्छा प्रभाव पड़ा तो मैं डांस कर रहा हूँ, बुरा प्रभाव पड़ा तो इतनी डिप्रेशन में आ गया कि अब डॉक्टर की जरूरत पड़ गई है। तो ये दोनों जो है ना, दोनों आवेश है। एक मध्यस्थ वाली स्थिति जो है उस तरफ भी ध्यान जाता है। तो ये जो है चित्त सहज के साथ में एक सम गुण और विषम गुण के साथ में एक मध्यस्थ गुण है, उसको जो है वो हम समझ सकते हैं। इस तरह से इन सब चीजों के ऊपर हम
बात कर सकते हैं, मैं अभी करूंगा नहीं, कुछ समय की भी सीमा है, कुछ आप अपने में भी सोचिए, मैं हल्के से एक दो इशारे और कर देता हूँ। जैसे गणना वाला पार्ट है, तो गणना वाला पार्ट भी ना अभी तक जब हम जीते हैं तो कम और अधिक में आता है, किसी भी चीज को काउंट करते हैं, है ना, मेरे पास में कपड़े कितने हैं, मेरे पास में पैसे कितने हैं, तो एक किसी ना किसी कम या अधिक की कैटेगरी में हम रखते हैं। तो ऐसा लगता है कि मेरे पास में ये कम है तो इसके लिए और मेहनत करूं, ये ज्यादा है तो इसके लिए और जरूरत जो है वो नहीं है ना। तो ये जो कम और एक अधिक से मुक्त वाली भी एक स्थिति बनती है ना। तो जो कम और अधिक से मुक्त वाली जो बात है, जिसको हम आवश्यकताएं पूरी होने वाली बात कर रहे हैं, जिसको हम समृद्धि वाली बात कर रहे हैं, है ना, उसके साथ में जब हम रिलेट करते हैं तो उसको वैसे देख पाते हैं। मतलब तो कि हर चीज को काउंट ही करना है या पर्याप्त है, ये भी मैं देख पाता हूँ कभी के नहीं देख पाता, है ना। इसी तरह से फिर काल की भी बात आती है, तो काल में मोस्टली जो है हम इसको एक पास्ट और प्रेजेंट के साथ में कुछ एक वर्तमान नाम की भी चीज है, मोटा मोटा सा ऐसा चलता है, लेकिन अस्तित्व नित्य वर्तमान है। इस तरह से मैं देख पाता हूं कि नहीं देख पाता, ये हमारा चिंतन और साक्षात्कार के साथ में जो है वो बनता है। विस्तार जो है, विस्तार को जब हम देखते हैं, इसको भी हम थोड़ा थोड़ा कम और अधिक के डायमेंशंस में सोचते हैं कि मेरा घर का विस्तार कितना है, घर छोटा है, घर बड़ा है ना, मतलब वो किसी चीज को बड़ा या छोटा के कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों को एक देखने का अभ्यास है। जब चित्त सहज चित्रण की बात आती है तो हम व्यापक की असीमता वाला डायमेंशन हमारे यहाँ पर होता है, तो विस्तार में एक असीम वाली चीज भी आती है जिसकी कोई सीमा नहीं है, वो कम और अधिक से मुक्त है। उस तरफ जो है वो हमारा ध्यान जाता है। तो फिर उस व्यापकता के जब उसके संदर्भ में जब हम चीजों को देखते हैं, तो ये जो हमारा रोजमर्रा की जिंदगी में जो छोटे बड़े वाला है, वो अपने में कहीं पर जाकर सेट होता है, कहीं पर प्लेस होता है। तो ये जो है ना, मेरे को जो फर्स्ट रीडिंग में एक बार मैं जब इसको कर रहा था, तो इतनी बात जैसे करने के बाद में मुझे लगा कि हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट सी चीज है। हम सब अध्ययन करने वाले लोगों का, भाई बहनों का, इसमें मुझे लगता है कि अपने में एक शोध चलता रहे। मतलब पहली बारी में सब चीजें क्लियर हो जाएंगी ऐसा नहीं है, आप अपने में रिलेट करके देखेंगे कि क्या बात कही थी स्वरूप और कुरूप की, क्या कुछ अरूप वाली भी चीज है कि नहीं है, गुण में सम गुण विषम गुण बोला था, मध्यस्थ गुण क्या है ना। इस तरह से गणना, काल, विस्तार, विस्तार में असीमता, ये सारी चीजें जो है ये कितनी क्लियर हो रही है। पहली बारी में नहीं होंगी, लेकिन पहली बारी में कॉन्टेक्स्ट सेट हो जाएगा, उसके बाद में आप इसको धीरे धीरे करके अपने में देखिए। इसी तरह से श्रम करते हैं तो श्रम का क्या करते हैं, श्रम से क्या चाहते हैं, श्रम से हम विश्राम, है ना, वो एक विश्राम वाली स्थिति पर पहुंचना है, वो पहचानने वाली बात है। गति का गंतव्य, है ना, ये भाषा आई है मध्यस्थ दर्शन में बार बार, मानव व्यवहार दर्शन में भी, श्रम का विश्राम, गति का गंतव्य। तो गंतव्य मतलब हमारा जो ये लक्ष्य जो है वो, उसको हम पहचान पाते हैं, या सिर्फ कम और अधिक की तुलना में ही लक्ष्य बने रहते हैं, है ना। उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे, उसका घर मेरे घर से बड़ा कैसे, एक एक स्थिति भ्रमित मानव की ऐसी भी बनती है। और दूसरा यह है कि मेरी आवश्यकताएं क्या है ना। तो इससे जो है वो गति का गंतव्य, मैं समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व पूर्वक जीना चाहता हूँ, ये मेरा गंतव्य है। इसको हम पहचान पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, सुख शांति संतोष आनंद, इसको पहचान पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। और फिर परिणाम का अमरत्व, है ना, तो एक जीवन नाम की इकाई है वो एक, तो इस तरह से करते हुए हम ये 8 क्रियाएं जो है, जैसे हमारा साक्षात्कार चिंतन वाला पार्ट जो है वो एक्टिवेट होता है, इनको हम ये ये खुलना शुरू रहती होती है, और फिर चित्रण जो है वो इनके अनुरूप जो है अ, बनते हैं। तो हमारी जो भ्रमित मानव की सीमाएं हैं, वो सीमाएं थोड़ी डिसॉल्व सी होती हैं, और फिर वो उनका फैलाव बनता है। ऐसे ये वाला पार्ट जो है ना, मुझे लग रहा था कि हम एक बार अच्छे से इसको डिस्कस कर लें। बाकी आगे आने परिणाम वाले का क्या बताया आपने, परिणाम का अमरत्व, क्या? श्रम का विश्राम, गति का गंतव्य, परिणाम का अमरत्व। भैया मैं यहाँ गुण पे अटक गई थोड़ा।
बताएं और आगे बताएं। का गुण में जहां आपने मध्यस्थता की बात की भैया कि परंपरा में बने रहना, तो क्या इसका यही मतलब हुआ ना कि जब आप इनको समझते हैं, इस फिलॉसफी को, तो आपको समझ आ जाता है कि जो है जीवन है वो निरंतर है, तो शरीर जो है वो नहीं भी रहे। नहीं तो सिर्फ जीवन निरंतर ऐसा नहीं दीदी, भौतिक रासायनिक वस्तुओं की भी जरूरत है। अभी जैसे देखिए, हम हाँ। सबको कार अच्छी लगती है, हम सबको एसी अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये जो अच्छा लगता है, ये सम वाला पार्ट हुआ। अच्छा लगना मतलब, हाँ, इसको हम सम गुण कह रहे हैं। अब क्या है, इस सब के ऐसा ही अगर चलता रहा तो 100-200 साल में, या हो सकता है उससे भी जल्दी 50 साल में ही, ग्लोबल वार्मिंग और रिसोर्स डिप्लीशन इतना हो जाएगा कि ये धरती भी अपने आप में, यहाँ पे मानव रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, इसके ऊपर एक अच्छा खासा प्रश्न चिन्ह निकल कर आया है ना। तो अभी क्या है, अभी मध्यस्थ की तरफ ध्यान नहीं है, धरती बनी रहे, रिसोर्सेज बने रहे, इसकी तरफ ध्यान नहीं है ना। हमारे हमारे सबके घरों में कार हो जाए, इसको हमने सम रूप में पहचाना, लेकिन उस सब घरों में कार हो गई, सब घरों में एसी हो गया, और अब दिल्ली में इतना पॉल्यूशन हो गया कि अब दिल्ली में सांस नहीं लिया जाता। तो अभी हमारा मध्यस्थता की तरफ ध्यान नहीं है, ये इस तरफ जो है ये कह रहे हैं। जब तक मानव भ्रमित रहता है, उसका मध्यस्थ गुण की तरफ ध्यान नहीं रहता, वो सिर्फ सम या विषम के एंगल से देख पाता है। मैं एक बार ग्लोबल वार्मिंग पे रिसर्च कर रहा था, तो रजत भाई बैठे हैं लंदन से, मेरी जानकारी में ऐसा आया कि कुछ 50-60 साल पहले, 1955 के आसपास, एक साल ऐसा आया था कि हजारों लोग लंदन में मर गए थे। उस टाइम पे लंदन में काफी फैक्ट्रीज वगैरह, इंडस्ट्रियल युग जो था, वो इंडस्ट्रीज वाला युग जो था, वो अपनी बिल्कुल पीक पे था, और इतना वहां पे स्मॉग होता था, तो उसको ग्रेट स्मॉग के रेफरेंस से हिस्ट्री में याद किया जाता है। रजत भाई, आपकी जानकारी में है ऐसा कुछ? जी जी, उसमें कोल का ज्यादा इस्तेमाल हुआ करता था, और यहाँ का जो वेदर है वो उसने मतलब एक पूरा आवरण बना लिया अपने हाँ हाँ, वो ठंड ठंड भी ज्यादा रहती है वहां पर, तो वो हम्म। बिल्कुल। तो ये कुछ ऐसा 1950-60 के बीच में ही कभी की बात है, कब की बात है, याद है आपको? एग्जैक्टली टाइम तो नहीं पता, लेकिन ये इंसिडेंस है ऐसा। ऐसा, ठीक है। हम्म। चाइना की हम खबरें सुनते हैं कि चाइना में इंडस्ट्री, तो अब हो क्या रहा है बेसिकली, कि पहले वेस्टर्न कंट्रीज ने ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का युग देखा, तो उनको सुविधाएं मिली, ये उनको सम लगा, है ना। फिर उसका उन्होंने ये जो पोल्यूशन वाला पार्ट देखा, ये इनको विषम लगा। अब विषम कोई भी चाहता नहीं है, तो इन लोगों ने क्या बोला कि फैक्ट्रीज की आउटसोर्सिंग कर दो। तो फैक्ट्रीज जो है वो दूसरे देशों में बनाई जाए, ताकि वहां का वातावरण खराब हो, हमारे यहाँ का वातावरण जो है वो ठीक रहे। लेकिन भैया, अब कार चलेंगी, बिजली चलेगी, तो रिसोर्सेज तो पूरी धरती के ही यूज होंगे, तो एंड में जाके ओजोन लेयर खराब होती है, तो पूरी धरती की खराब होती है, तो पूरी धरती ही अफेक्टेड होगी इससे। और धरती बनी रहे, इसको मध्यस्थता कहेंगे। धरती का वातावरण बना रहे, धरती के वाटर रिसोर्सेज बनी रहे, है ना, इसको मध्यस्थता कहें। तो ये मध्यस्थ की तरफ ध्यान नहीं है, ये बड़ी क्लियरली देख पाते हैं दीदी, सम और विषम की तरफ ध्यान है। तो ये जो चिंतन वाला जब पार्ट शुरू होता है, साक्षात्कार वाला पार्ट शुरू होता है, तो एक एक हमारे अंदर ये खुलता है कि भैया, मेरे को अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, ये जिंदगी का एक हिस्सा था। व्यवस्था के अर्थ में भी कुछ अच्छा बुरा होता है, वो हमारे को स्पष्टता बनती है, और उसके इम्पैक्ट को हम देख पाते हैं, और फिर उस इम्पैक्ट में वेदर आई एम आल्सो पार्टनर इन क्राइम और नॉट, ये भी देख पाते। ठीक हो गया दीदी? बहुत बढ़िया भैया, थैंक यू। ठीक है, बताइए, और किसी के कुछ प्रश्न वगैरह हो, कुछ शेयरिंग हो तो बताए। मैंने अपनी तरफ से आज टीचर्स डे पे बाबा जी को स्मरण करते हुए, बाबा जी की तरफ कृतज्ञता अर्पित करते हुए, हम सब की तरफ से, बाबा जी ने हमको इतना अच्छा दर्शन दिया कि हमारे तो जब हमने समझना शुरू किया तो प्रश्न बहुत कम थे, बाबा जी ने हमारे प्रश्नों की भी गिनती बढ़ाई,
जो हमारे प्रश्न थे उनके तो उत्तर मिले ही मिले, साथ में बहुत सारे ऐसे भी प्रश्न बाबा जी ने बताए जो भी हमारे अंदर अभी उठे भी नहीं थे, है ना, और वो प्रश्न भी बताए और उनके उत्तर भी दिए। तो एक शिक्षक के रूप में, एक जागृत मानव के रूप में बाबा जी का प्रति कृतज्ञता, बाबा जी का स्मरण करते हुए आज हमने मानव व्यवहार दर्शन का सब साथियों ने ये पठन जो है मिलजुल कर कंप्लीट किया। आप सबका बहुत सहयोग, आप सबके साथ में पढ़ते हुए, आपकी बहुत कृतज्ञता, अंकित भैया की, श्रवण भैया की, बहुत ज्यादा। आप आप सबके सभी साथ का में आपको बहुत बहुत कृतज्ञता भैया, आपने हमारे साथ बहुत पेशेंटली हमें बहुत अच्छे से समझाया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच भैया। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू कर्म दर्शन भी इसी प्रकार से बहुत सुंदर तरीके से। और भैया इसका सबसे बड़ा टेस्ट तब होता है जब हम किसी को समझाने जाते हैं ना, तो कुछ भी शब्द नहीं निकलते, मतलब इस प्लेटफॉर्म पे भी, और जब आप बताते हैं तो इतना सहज होता है, तो इट्स रियली नाइस। ये एक्चुअल में ना मुझे ऐसा लगता है कि ये एक शुरू की ही बस थोड़ी सी हिचक है। हम सब अपने को अगर ईमानदारी से इवेल्युएट करें तो जितना हम ये पाएंगे ना कि हम अच्छे आदमी हैं मूल रूप में, उतना जो है ना शब्द बड़ी आसानी से निकल कर आएंगे। मैं प्रैक्टिकली अपना जो एग्जांपल लेता हूँ, तो हमारे सारे कजन्स वगैरह में और मेरी पत्नी रितु जो कॉल में रहती हैं अभी भी हैं, इन सब का ना एक लंबे समय से ये कहना था यार कि तुम बड़े चुप से रहते हो, तुम तो कुछ बोलते ही नहीं हो, ठीक है। और मेरे को भी ऐसा लगता था कि मेरे पास तो बोलने को ज्यादा नहीं है, और अब ये लोग कहते हैं कि तुम जीवन विद्या की बात करते हो तो चुप ही नहीं होते, ठीक है। तो मैं ऐसा देख पाता हूं कि एक्चुअल में जिसका अध्ययन में मन लगता है वो मूल में कहीं ना कहीं पर किसी पात्रता के साथ में बना हुआ है। उसको सिर्फ निरर्थक बातें करने में इंटरेस्ट नहीं है, हमें बात सार्थक मिल जाए, बोलना तो हमें आता ही है ना। तो मतलब वो बोलना तो हम चाहते ही हैं, हर व्यक्ति व्यक्त होना चाहता है, हमें सार्थक बात अभी तक नहीं मिली थी। तो वो हमारे को ये बाबा जी की अगेन फिर से बाबा जी को याद करते हुए सार्थक बात मिल गई है। इसको जैसे जैसे हम थोड़ा सा समझते हैं व्यक्त होना आसानी से हो जाता है, समझने में थोड़ा सा समय लगता है। तो इसमें कभी भी ऐसा मत सोचे कि शब्द नहीं मिल रहे हैं, तो 1-2 साल की बात रहती है और फिर तो जो है शब्द मिल ही जाते हैं। उसको बस अपने में हम वेरीफाई करते हैं, वैलिडेट करते हाँ भैया जी, नमस्ते। हैं। नमस्ते नमस्ते। तो ये जो पूर्ण शब्द आया था ना बीच में गणना वाला, हाँ जी। तो ये मेरे को बहुत खुशी देता रहता है। मतलब सोम भैया जब बात करते हैं ना शिविर में, कम हाँ और जी। ज्यादा से मुक्त, हाँ जी। पूर्ण, पूर्ण, बिल्कुल। और मतलब ऐसा सोच के भी कई बार खुश हो जाता हूँ। इसको पूर्ण हाँ का मतलब अर्थ समझ में आता है, मतलब कम हाँ और ज्यादा से मुक्त, हाँ। और ये व्यापक। वो असीमता के साथ में जो लिंक होता है। हाँ, तो वो बड़ा मतलब ये शब्द जो है कम ज्यादा से मुक्त वाला, अपने आप में सोच के खुश हो जाता है। फिर बोला कि मतलब तो होना समझ में आ जाए, तो समझ में आ जाए, उस तरफ जाता है। इसको जब पूर्ण समझते हैं हम किसी चीज को, अपने आप को पूर्णता समझते हैं, तो मतलब एक टॉपिक चल रहा था कि जीना क्यों करके, हाँ जीना क्या देखिए, करके। बिल्कुल तो ये आज जो शब्द आया वो बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। शैलेंद्र भाई जो है 2-3 महीने तक ये कहते थे कि भैया मैं कुछ बोलूंगा नहीं, मैं बोल नहीं पाता। अब शैलेंद्र भाई को मैं भी देखता हूँ अच्छे से व्यक्त होते हैं। भैया बधाई हो बहुत बहुत, ये मानव थैंक यू, व्यवहार थैंक यू। दर्शन का जो है साथ में लगे रहने से ये एक उपलब्धि हुई है। हाँ भैया, थैंक यू सभी। भैया मेरा एक क्वेश्चन था, जो रूप का आपने बताया स्वरूप और कुरूप होता है, मतलब उसका नेक्स्ट होता है कि जो अरूपात्मक है उसको पहचानना। तो वो आचरण जैसे आपने बताया, तो जैसे गुण हो गया, सम विषम भी प्रभाव हो गया, तो ये आचरण और प्रभाव ये कुछ रिलेटेड है या ये बिल्कुल अलग चीजें हैं, मतलब ये अलग है या मतलब नहीं, वो मैंने समझाने के लिए आचरण बोला, अदरवाइज दीदी गुण जो है वो टेक्निकली परिभाषा में बिल्कुल शुरू के पेजेस में ही आ गया था, मेरे ख्याल से 15-16 पेज में ही। ये मैं देख के भी बता सकता हूँ किस पेज पे है ये गुण, जो है पेज नंबर 11 पे है ना। तो गुण की परिभाषा, और उसके बाद में भी 13 नंबर पेज पे भी है।
13 नंबर पेज पे भी परिभाषा है। तो गुण क्या है, एक और परिभाषा संहिता में भी आप देख लें, बेशक मोबाइल फोन की है, एक इकाई का दूसरी इकाई पर पड़ने वाला प्रभाव, है ना। तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकली, जैसे हमने दीदी ये कार वाला एसी वाला एग्जांपल दिया ना, ये सारा अच्छे से फिट बैठता है ना। मतलब हम अपने में देख ही पाते हैं कि यहाँ हमें कार है घर में, जब कार नहीं थी वर्सेस आज कार है, तो हमें ये सोच के अच्छा लगता है कि आज कार है ना। कभी एसी नहीं होता था, अब एसी है, तो ऐसा सोच के लगता है कि अब है। तो ये अच्छा लगता है, मतलब ये मेरे को अच्छा लगता है, इसमें मध्यस्थता छूट गई। धरती को कैसा लग रहा है, परंपरा पे इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, आने वाली पीढ़ियों के लिए हम वातावरण ठीक छोड़कर जा रहे हैं या नहीं जा रहे, इस तरफ ध्यान नहीं जाता, या जाता है तो बातचीत के लिए जाता है, अदरवाइज जो है वो गंभीरता से नहीं। तो जितना हम लोग जागृति पथ पर आगे चलते हैं, जितना समझते हैं, उतना जो है ना मतलब इस चीज को हम स्पष्टता से देख पाते हैं, और फिर हमारा विचार पक्ष जो है ना, वो मोस्टली चीजें ठीक कैसे होंगी, फिर विचार मोस्टली न्याय धर्म सत्य से ड्रिवन रहते हैं। पहले जो है वो प्रिय इतलाप से ड्रिवन रहते हैं, है ना। पैसा बढ़ जाए, है ना, चलो 50 साल तक ही, 40 साल तक ही इतना कमा लूं कि उसके बाद में काम करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि काम करना भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन पैसा कमाना अच्छा लगता है। ठीक है, तो फिर आदमी जो है ना वो सारी समझदारी सम और विषम के ही किसी परमुटेशन कॉम्बिनेशन में निकाल देता है। कोई मध्यस्थ चीज थी, उस तरफ ध्यान नहीं जाता है। तो ये मध्यस्थ की तरफ ध्यान जो जाना है, वो अपने आप में एक माइलस्टोन है। बहुत बढ़िया भैया, 2 बातें रखना चाहूंगी। सबसे पहले तो कृतज्ञता बाबा जी आपको, अंकित भाई को, श्रवण भाई, जो भी जो जिनसे समझ पा रहे हैं, सोम जी जिनके वीडियोस देख रहे हैं, सभी को कृतज्ञता। 2 बातें आप में अध्यापक की तरह से जो मुझे बहुत पसंद आती हैं, आज रखने का दिन भी है और रखती हूँ। एक तो हमेशा से देखा गया है, परंपरा में भी कुछ ऐसा लगा है कि गुरु अपने को एक लेवल ऊपर चल के नीचे वालों को सिखाते रहे हैं। अभी तक हम क्लासरूम में टीचर्स भी होते हैं, तो हमें ये लगता है हमें तो सब मालूम है, इनको बताना है, तो उस तरह से प्रस्तुत होते रहे। आपकी ह्यूमिलिटी कि मैं इस तरह देखता हूँ, और मैं भी अभी अध्ययन क्रम में हूँ, और आप भी इस तरह से, आपका इस तरह प्रस्तुत होना, एक तो लगता है कि दिल्ली दूर नहीं है, सब कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आई थिंक बहुत अच्छे स्टूडेंट वाले आप में वो ट्रेट्स हैं। कोई भी वर्ड है आप उसको कनेक्ट कर देते हैं, पेज 11 पे जाओ, पेज 12 पे जाओ, तो वो एक कनेक्शन जो है ना, जब आप वो कर पाते हैं, तो जितने छात्र होते हैं आपके, मैं एज अ टीचर आपको बता रही हूँ कि जब आपका होलिस्टिक नॉलेज वैसा होता है, तो आपके स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस आप में बहुत बढ़ता है, उस तरह से कि इनको कुछ किसी भी प्रश्न को पूछा जाएगा तो उसका उत्तर जो है वो इसको जोड़ देंगे, जो पूरे दर्शन। So these are 2 things I have always been wanting to tell you. Thank you so much. थैंक यू। राहुल भाई भी जुड़े हुए हैं भैया। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बहुत बहुत आपके प्रति कृतज्ञता, बाबा जी के प्रति, और मध्यस्थ दर्शन का ये पुस्तक हमारी, ये मानव व्यवहार दर्शन की हमारी पुस्तक की खत्म हुई है आज, तो सबको बहुत बहुत बधाई। और मैं पिछले 1-2 हफ्ते जुड़ नहीं पाया था, मैं ट्रैवल कर रहा था रिगरसली, तो अनफॉर्चुनेटली मैं जुड़ नहीं पा रहा था। कोई नहीं, तो आज मौका मिला है, तो अच्छा टाइम पे मौका मिला। एक टीचर्स डे है, सबके प्रति कृतज्ञ भी हो सकते हैं और सेलिब्रेट भी कर सकते हैं कि पुस्तक खत्म हो गई है। बिल्कुल ठीक है। तो सिर्फ ये याद रहे कि फर्स्ट रीडिंग जो है आज कंप्लीट हुई है। इट नीड्स टू बी रेड अगेन एंड अगेन, नॉट एवरी टाइम कंप्लीटली। कभी उठा के बीच के कभी 4 पन्ने देख लिए, कभी 8 पन्ने देख लिए। पहली बार एक बार पूरे फ्लो में पढ़ लिया जाए वो जरूरी रहता है। उसके बाद में अब आपको कुछ कुछ कॉन्टेक्स्ट हो गया, सेट हो गया, इंडेक्स कभी भी देखो, उसमें कोई टॉपिक ज्यादा रेलिवेंट, किसी समय की कुछ परिस्थितियां चल रही होती हैं जिंदगी में, उससे रिलेटेड कोई टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा होता है, उसको दोबारा पढ़ा जाए, तिबारा पढ़ा जाए, बार बार पढ़ा जाए। दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। जी जी भैया। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बाकी सभी का।
मैं तो काफी रिसेंटली जुड़ा हूँ। हाँ, एक 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 डेढ़ साल से ही आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिल रहा है, और काफी बताओ मतलब इस कंटेंट से पहले अपना भी थोड़ा बहुत अध्ययन इधर उधर किया था मैंने, तो फाइनली मुझे काफी अच्छा लगता है इसको समझना, इससे बात करना और इसको जीवन में उतारना अपने जीवन में, और काफी शांति मिलती है। बाकी बीइंग जब हम सांसारिक जीवन में रह रहे होते हैं तो बीच बीच में काफी समस्याएं भी आती हैं, और उन सबको डील करने का एक अच्छा जो है बैकग्राउंड या फाउंडेशन जो है वो मिलती है। यही कहना चाहूंगा। गुड गुड, बढ़िया हो गया। मैं इस पूरे क्रम में मुझे ऐसा लगा कि मेरी अपनी भी काफी स्पष्टताएं बढ़ी हैं। आप लोगों के काफी गहरे प्रश्न आते रहे बीच बीच में, और उनके उत्तर ढूंढने के क्रम में मेरी अपनी स्पष्टता बढ़ी। तो मेरा भी आप सबके प्रति वैसा ही आभार, क्योंकि आगे बढ़ने में, अपने समझने में आपका योगदान मैं देख पा रहा हूँ। बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। एक आध हफ्ता बीच में, जैसे अभी हमने कहा कि अभी शायद ब्रेक सा रहेगा, और फिर इस सिलसिले को चालू रखेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक एक टेम्पो सा बना हुआ है, जिंदगी के रूटीन में सेट हो गई है ये क्लासेस। तो इस इसको डिस्टर्ब ना किया जाए। कैसे करें, टाइमिंग क्या रहे, उसको हम देखते रहेंगे आगे चल के। मतलब मैंने जैसे आपसे कहा भी था, सैटरडे संडे दोनों दिन दोपहर को करना अभी अभी थोड़ा सा मुश्किल सा हो जाता है कभी कभी, तो उसको वर्कआउट कर लेंगे। बट वील कंटिन्यू मीटिंग, ये जो है वो मेरे को लगता है कि ये काफी आवश्यक सा है हम सबके लिए। अगेन थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू भैया। नमस्ते, थैंक यू सभी को। थैंक यू भैया, Thank you थैंक यू सभी सभी नमस्ते को। भैया, नमस्ते सभी सभी को को। नमस्ते। बहुत बढ़िया रहा, वेरी लवली क्लासेस, यस, वेरी एनरिचिंग, थैंक यू। थैंक यू। Thank you so much. Bye bye.